स्वागत है आप सभी का एसएच क्लासेस में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। जैसे कि पता होगा दोस्तों, अभी जो सीरीज चल रहा है वो बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का आपका यहाँ पे सीरीज चल रहा है, जिसमें कि अभी जो हम आपको करा रहे हैं वो TRA 3 का क्वेश्चंस आंसर यहाँ पे करा रहे हैं। तो आज ये जो वीडियो होने वाला है, जो TRA 3 के अंतर्गत में पीआरटी में जो सवाल आपसे पूछा गया था उसका हम ये सीरीज करा रहे हैं, ठीक है। इसके बाद जैसे ही अगर कि आप चैनल पर हमारे साथ बने होंगे तो आपको पता होगा कि मैंने जो भी यहाँ पे 6 to 8 टीजीटी और पीजीटी जो भी जनरल पेपर से सवाल पूछे गए थे वो सब कुछ मैंने करा दिए हैं, ठीक है। अगर कि आपको उस वीडियो को देखना होगा तो जस्ट लास्ट इसके वीडियो चैनल पे जाइएगा और वहाँ से आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो आज हम ये क्लास स्टार्ट करते हैं। इसमें हम 120 MCQs देखेंगे। सबसे पहले पीआरटी के अंतर्गत में आपका एक सवाल पूछा गया था कि ज्वालामुखी क्रिया की अंतिम प्रतीक क्या है। ऑप्शन है आपके गेजर, क्रेटर, धुआरे या उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखिएगा, वो होगा धुआरे यहाँ पे होगा, ठीक है। गेजर उसको बोलते हैं कि जब जलवाष्प जो मात्रा होता है बहुत अधिक ऊंचाई पर जब जाता है, अधिक ऊंचाई पर यहाँ पे लिख देते हैं, अधिक ऊंचाई पर जब यहाँ पे सब कुछ जो जलवाष्प होता है निकलने लगता है तो उसको यहाँ पे गेजर बोलते हैं। और जो ज्वालामुखी के जो मुख होता है, मुख को यहाँ पे क्रेटर बोला जाता है। तो आप ये दोनों चीज़ भी याद रखिएगा, हो सकता है अगली बार ये सवाल पूछ दे। अगला सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, 32 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं कि एक विद्युत फ्यूज किस प्रभाव पर काम करता है। विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव, तापीय प्रभाव या उनमें से कोई नहीं या उपयुक्त में से अधिक, ठीक है। तो जो विद्युत फ्यूज होता है ना, वो विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर यहाँ काम करता है, ऑप्शन नंबर भी। और कभी कभी ये भी सवाल पूछ देता है कि जो विद्युत का जो फ्यूज बनता है वो फ्यूज का क्या चीज़ किस तरीका का रहता है। तो याद रखिएगा, वो जो फ्यूज होते हैं विद्युत फ्यूज, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अच्छे तरीके से, विद्युत जो वो फ्यूज होते हैं वो कम गलनांक के होते हैं, कम गलनांक, ठीक है, कम गलनांक के होते हैं और उसका जो उच्च प्रतिरोधक क्षमता होता है तो उच्च प्रतिरोध होता है। तो इस तरीका के तार को यहाँ पे फ्यूज में के रूप में यूज किया जाता है, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अगला सवाल जो यहाँ आपसे पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 33 नंबर में, कि बिहार का उग्र कृषक नेता कौन था। तो बिहार का उग्र कृषक नेता देखिएगा, ऑप्शन दिया गया है राजकुमार शुक्ल, शाहजानंद सरस्वती, राजेंद्र प्रसाद। तो इसका जो राइट आंसर होगा स्वामी शाहजानंद सरस्वती। सवाल आपसे कभी भी पूछ दिया जाता है कि प्रांतीय किसान सभा का गठन कब किया गया था। प्रांतीय किसान सभा का गठन, ठीक है। तो आप लोग याद भी रखिए, जो प्रांतीय किसान सभा का गठन यहाँ पे किया गया था 1929 में किया गया था। ये सवाल आपसे पूछा जाता है, ठीक है। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल में जैसे ही आइएगा, आपसे सवाल मैथ का यहाँ पे सवाल दिया गया है। मैं इसको उठा कर ना यहाँ पे रख देता हूँ ताकि आपको और भी अच्छे से क्वेश्चंस नज़र आ पाए। जो सवाल पूछा गया है 34 नंबर में, मैथ का सवाल है कि 29 दर्जन आम बेचने पर एक विक्रेता को 13 दर्जन आम के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो लाभ प्रतिशत निकालना है। तो कितना हो रहा है यहाँ पे, 13 दर्जन लाभ हो रहा है। और जो यहाँ पे उसका क्या किस पे लाभ हो रहा है, तो वो बेचने पर लाभ हो रहा है, ठीक है। तो टोटल यहाँ पे सीपी कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा, गुना में यहाँ पे 100 कर देंगे तो 13 दूनी के 26, 2 से ये कट जाएगा। तो ये कितना आंसर हो जाएगा यहाँ पे 50%, इसका ये राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए, यहाँ पे आपसे पूछ रहा है 35 नंबर क्वेश्चन। 35 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि किसने कर की नई पद्धति के विरुद्ध शोषणकारी शक्तियों का विरोध किया था। तो इसका जो विरोध किया गया था 1855-56 में बिहार में संथालियों के द्वारा ये विद्रोह किया गया था यहाँ पे, ठीक है। अगला सवाल की तरफ यहाँ पे बढ़ते हैं। अगला सवाल में जैसे ही आइएगा, आपसे पूछा गया है, क्या सवाल पूछा गया है कि 36 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे देखिएगा दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा गर्म खून का प्राणी है। सबसे पहले याद रखिएगा गर्म खून का प्राणी होते कौन से हैं। जो भी यहाँ पे गर्म खून का जो प्राणी होते हैं, याद रखिएगा, आपसे सवाल भी पूछ सकता है गर्म खून के प्राणी कौन कौन से होते हैं। तो गर्म खून के जो प्राणी होते हैं, जैसे हम लोग मानव हो गए, इंसान हो गए, बिल्ली हो गए, बिल्ली हो गया, उसके बाद कुत्ता, हिरण, ये सब जो चीज़ें हैं ना, ये सब गर्म खून के हैं, ठीक है। और जितने भी यहाँ पे व्हेल वगैरह होते हैं या कुछ मछली भी होते हैं, वो जो गर्म खून के होते हैं, ठीक है। तो इसमें अगर के देखिएगा आपसे, तो गर्म खून का यहाँ पे पूछ रहा है, तो इनमें से कोई नहीं इसका आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। यहाँ पे कौन सा गर्म खून का प्राणी है, कि गर्म खून का प्राणी मैंने आपको बताया कौन कौन सा यहाँ पे होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। कभी कभी पूछ देता है कि ठंडे खून का जो होता है ना,
कौन सा प्राणी होता है? तो ठंडे खून में आप याद रखिए जितने भी उभयचर होते हैं, जितने भी उभयचर होते हैं और जितने भी यहाँ पे सरीसृप होते हैं, ये सब जो होते हैं ना वो ठंडे खून का होते हैं। तो आप लोग इसको भी अच्छे से याद रखिएगा। 37 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। 37 नंबर पूछ रहा है कि बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ प्रकाशित किया गया था। आनंद मठ कब प्रकाशित किया गया था वो पूछ रहा है। तो इसको जो प्रकाशित किया गया था 1882 के अंतर्गत में ये प्रकाशित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला नंबर सवाल यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं 38 नंबर क्वेश्चन आपसे पीआरटी में पूछा गया था कि सूखी बर्फ कौन सा होता है, यानी कि ड्राई आइस के बारे में पूछा गया है। तो ये जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड, आप लोगों को ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को यहाँ पे बोला जाता है, सबको पता होगा। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले हम आप लोगों को बताना चाहेंगे कि जितने भी लोग यहाँ पे बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए बीपीएससी का सिलेक्शन किट यहाँ पे जारी कर दिया गया है। ठीक है, इस किट में क्या होता है कि जो भी आपका एससीईआरटी और एनसीईआरटी होते हैं उसका चैप्टर वाइज नोट्स रहते हैं, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के नोट्स और जो भी महत्वपूर्ण आपका सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यूज रहते हैं वो सब कुछ का नोट्स बाकी जो यहाँ पे देख सकते हैं, यानी कि समझिए कि एनसीईआरटी और एससीईआरटी पर बेस्ड यहाँ पे जो भी आपका शिक्षक भर्ती परीक्षा पास करने के लिए ज़रूरत होती है वो सारा का सारा चीज़ का नोट्स इसमें अवेलेबल रहता है। तो जिनको भी चाहिए होगा एसएच क्लासेस का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, जिसका लिंक यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उस वहाँ से आप इसको परचेज कर सकते हैं। कंप्लीट ये नोट्स रहते हैं, इसको पढ़कर आप न केवल जो भर्ती परीक्षा होती है उसको पास कर पाइएगा बल्कि यहाँ पे बहुत ही अच्छे मार्क्स से पास कर पाइएगा। ठीक है, तो चलिए अगला नंबर सवाल से यहाँ पे चलते हैं। 39 नंबर सवाल में जैसे ही आइएगा आपसे 39 नंबर सवाल पूछा गया है। क्या सवाल पूछा गया है? जैसे कि देख सकते हैं कि राष्ट्रीय उद्यानों में सुरक्षा दी जाती है, किसकी सुरक्षा दी जाती है? तो याद रखिएगा जो उसमें संपूर्ण पारिस्थितिकी होती है, चाहे पादप हो या जीव हो, सबको यहाँ पे सुरक्षा दी जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही ये राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए करंट अफेयर्स से है कि लॉस एंजल्स में आयोजित गोल्डन ग्लोब 2024 में सर्वाधिक अवार्ड किस फिल्म को मिला? याद रखिएगा जो 2024 का गोल्डन ग्लोब जो पुरस्कार मिला था वो ओपेनहाइमर को मिला था, साथ ही साथ जो यहाँ पे गोल्डन ग्लोब पुरस्कार इसको मिला। ठीक है, तो इसका जो निर्देशक कभी कभी पूछा जाता है, हाँ ऑस्कर अवार्ड भी इसी फिल्म को मिला था ओपेनहाइमर का। और बेस्ट डायरेक्टर का जो यहाँ पे अवार्ड मिला था, इसके डायरेक्टर जो है निर्देशक यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, निर्देशक जो थे इस फिल्म का क्रिस्टोफर नोलन है। ठीक है, कौन है? क्रिस्टोफर नोलन। इनको जो मिला था वो बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला था और बेस्ट जो एक्टर यानी कि जो हीरो का अवार्ड यहाँ पे मिला था इसके जो सिलियन मर्फी जो हीरो थे उनको यहाँ पे मिला था। याद रखिएगा सिलियन मर्फी। ये कुछ भी सवाल आपसे पूछ सकता है ये तीनों में से, और तीनों बहुत ही VVI है, इसलिए मैं आप लोग को यहाँ पे रिमाइंड कराते चल रहा हूँ। ठीक है, 41 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 41 नंबर सवाल यहाँ पे देखिए दिया गया है, क्या पूछ रहा है आपसे कि ओजोन के बारे में कौन सा तथ्य सही है? यह उच्च तरंगदैर्घ्य की विकिरणों को अवशोषित करता है। नहीं, जो ये अवशोषित करता है ये पारावैंगनिक किरणों को यहाँ पे अवशोषित करता है। किस किरण को? पारावैंगनिक किरण को। ठीक है, और उसके बाद देखिएगा दिया है कि यह वायुमंडल में अत्यधिक अस्थायी गैस है। अस्थायी गैस नहीं है, इसका जो है ना मौसम के अनुसार और भौगोलिक जो परिस्थितियाँ होती हैं, भौगोलिक जो क्षेत्र होते हैं अलग अलग क्षेत्र में, उसके अनुसार इसकी जो मोटाई में होते हैं ना ये अस्थिरता पाई जाती है, घट बढ़ सकता है ये। ठीक है, और यहाँ पे दिया गया है कि मध्य मंडल में पाई जाती है। नहीं, ये मध्य मंडल में नहीं, ये समताप मंडल में यहाँ पे पाई जाती है। ठीक है, समताप मंडल में ये पाई जाती है। तो देखिएगा तो इनमें से कोई भी कथन यहाँ पे सही नहीं है, इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन। 42 नंबर सवाल में देखिएगा आपसे पूछ रहा है कि बायोगैस का प्रमुख घटक कौन सा है? तो जो प्रमुख घटक मुख्य रूप से होते हैं वो मीथेन होते हैं। जो मीथेन का प्रतिशत होता है ना, याद रखिएगा 50 से 70% जो होता है मीथेन होता है, लेकिन इसमें कुछ ना कुछ कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है। कभी कभी पूछ देता है कार्बन डाइऑक्साइड का भी कितना मात्रा होता है यहाँ पे, तो याद रखिएगा 25 से लेकर 45% में यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का ये मात्रा पाया जाता है। आप लोग इसको भी अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, 43 नंबर क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन सवाल है, सभी एग्जामों में ये सवाल पूछे जाने वाले सवाल है। 43 नंबर में देखिएगा दे रहा है यहाँ पे कि ग्रीनविच मध्य समय GMT से भारतीय मानक समय IST जो है कितना आगे है? आपको पता होगा ये जो है यहाँ पे 5.5 घंटे आगे रहते हैं
और जो जीएमटी का निर्धारण होता है वो जो स्थित है, पहले इसको देख लीजिए, 82.5 डिग्री ईस्ट में यहाँ पे स्थित है भारत का जो मीन टाइम है, ठीक है। और ये जो कहाँ से निर्धारण होता है, यो यूपी के नैनी से होता है, जो मिर्ज़ापुर में पड़ता है। आप लोग इसको भी अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। अगला यहाँ पे 44 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 44 नंबर सवाल में पूछ रहा है कि पर्वतीय क्षेत्रों में पक्षियों के आधिकारिक प्रजातियाँ किस जंगल में निवास करती है। तो ये जो यहाँ पे जो पक्षी है वो निवास करती है, वो चीड़ के जंगल में निवास करती है। चीड़ के जंगल में निवास करने का कारण है जो वहाँ पे पेड़ पौधे होते हैं बहुत ही ऊंचे होते हैं, और जो जंगल झाड़ियाँ होती हैं वो विरल तरीका के होते हैं, ठीक है। तो इसके वजह से जो उन लोग का भोजन और जो घोंसला बनाना जो होता है वो आसान हो जाता है। इसीलिए जो चीड़ के जंगल में जो ये पर्वतीय क्षेत्र की पक्षियाँ होती हैं वहाँ पे निवास करती है। आप लोग इसको याद रखिएगा, ठीक है। 45 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछ रहे हैं आपसे कि 22 अप्रैल को मनाए जाने वाले पृथ्वी दिवस का संबंध क्या है। द्वितीय विश्व युद्ध का अंत दिवस, बिल्कुल भी नहीं। या तो यहाँ पे देखिएगा दिया गया है कि पृथ्वी ग्रह पर नाभिकीय हथियारों का उपयोग का प्रतिबंध नहीं। वातावरण के संबंध में जागरूकता, तो बिल्कुल ही यहाँ पे राइट आंसर है। सबसे पहला जो यहाँ पे पृथ्वी दिवस मनाया गया था, याद रखिएगा, वो मनाया गया था 22 अप्रैल को, ठीक है। 22 अप्रैल 1970 में ये चीज़ मनाया गया था सबसे पहली बार, और उसी समय से अभी तक चलते आ रहा है, ठीक है। कब? 1970 ईस्वी में। याद रखिएगा जो 2024 का इसका थीम है प्लानेट वर्सेस, यहाँ पे प्लानेट वर्सेस प्लास्टिक है, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा प्लानेट वर्सेस प्लास्टिक, ठीक है। तो ये जो थीम है ना, ये 2024 का थीम है। अगर 24 में कोई भी एग्जाम्स देते हैं तो हो सकता है आपसे सवाल ये पूछ दे, ठीक है। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 46 नंबर सवाल यहाँ से है दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भूकंप गंभीर और विध्वंसकारी है। जैसे कि भूकंप के प्रकार जब आप एनसीईआरटी में पढ़िएगा तो वहाँ पर बहुत ही बेहतरीन तरीका से दिया गया है। जो सबसे पहला भूकंप होता है ज्वालामुखीय भूकंप, भ्रंशमूलक भूकंप और टेक्टोनिक भूकंप होता है। जो सबसे विनाशकारी होता है ऑप्शन नंबर बी वाला में जो दिया गया है यहाँ पे, भ्रंशमूलक भूकंप सबसे विनाशकारी होता है। इसका जो होने का मुख्य कारण है जब पृथ्वी के निचली सतह पर जो टेक्टोनिक प्लेट्स होते हैं वो आपस में टकराती है, तब ये जाके भूकंप यहाँ पे उत्पन्न होता है। आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। 47 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन में जैसे ही आइएगा, पूछ रहा है सवाल आपसे कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो उस समय अगर गवर्नर जनरल देखिएगा तो लॉर्ड इरविन यहाँ पे गवर्नर जनरल थे, आप लोग याद रखिएगा। और जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, तो नवंबर 1930 से लेकर में यहाँ पे जनवरी 1931 के बीच में यहाँ पे ये प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था। सबसे महत्वपूर्ण बात कभी कभी इसका पूछ देता है कि अध्यक्षता किसने किया था, ठीक है। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा, जो इसका अध्यक्षता किए थे रामसे मैकडोनाल्ड, ठीक है। ये जो थे इसका ये अध्यक्षता किए हुए थे, तो आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए, बहुत ही बेहतरीन सवाल पूछा गया है आपसे, गणित का सवाल पूछा गया है कि 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 15, 30, 38, 40 से विभाजित करने पर सदैव 2 यहाँ पे रिमाइंडर बचता है, ठीक है। मैथ अगर कि आप लोगों को आता होगा तो नॉर्मली ये सवाल है, ये बना लीजिएगा। खैर मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा। तो अब पहले सबसे देखिए कि सबसे छोटी 5 अंकों की संख्या कौन सा होता है। वो संख्या हो जाता है आपका, छोटी संख्या के लिए क्या करते हैं, 1 लिखकर बाकी जितने भी चीज़ें हैं वहाँ पे उतना 0 बैठा देते हैं। तो यहाँ पे 5 अंक के पूछ रहा है, तो 1, 2, 3, 4, 5 अंक के सबसे छोटी संख्या हो गया, ठीक है। बाकी अगर देखिएगा इससे विभाजित करना है तो सबसे पहले देखते हैं इससे विभाजित सबसे छोटी संख्या कौन सा है। उसके लिए हम इस सब का यहाँ पे एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम कैसे निकलेगा, 5 तिहाई 15 दूनी के 30 और 19 दूनी के 38, और यहाँ पे 40 है तो 5 दूनी के 10, लास्ट में हम करेंगे यहाँ पे चौक 40, ठीक है। तो एलसीएम हमारा जो आ जाएगा 120 गुना में 19 ये हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल यहाँ पे देखिएगा तो ये जो हो जाएगा 2280 जो होगा इसका एलसीएम होगा। तो पूछ रहा है यहाँ पे 2 रिमाइंडर बचने के लिए, तो 2280 में कौन सी संख्या से हम गुना करेंगे, और यहाँ पे अगर हम 2 जोड़ देते हैं तो ये जो संख्या होगी वो आपका जो ये बोल रहा है कि प्रत्येक सदैव 2 शेष बचेगा, तो यहाँ पे करने पर 2 शेष बचेगा। तो आपको देखना है कि के का कैसा मान रखे कि जो कि यहाँ पे 10,000 के नियर अबाउट रहे, ठीक है। तो अगर यहाँ पे के जगह पर देख हम 5 रखते हैं तो टोटल जो आपका यहाँ पे आंसर आएगा 41, 40, 400 प्लस में यहाँ पे 2 आएगा। अगर हम इसको जोड़ते हैं तो 11, 402 इसका बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर आपका होगा। तो देखिएगा तो ऑप्शन नंबर बी में ये चीज़ दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल 49 नंबर सवाल आपसे पूछ रहा है कि शांति घाटी साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है। आपको पता होगा जो साइलेंट वैली यहाँ पे भारत के दक्षिणतम राज्य केरला में स्थित है। ऑप्शन नंबर है इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है।
अगला सवाल है 50 नंबर क्वेश्चन। 50 नंबर में पूछ रहा है क्वेश्चन में कि अम्लीय वर्षा के लिए प्रदूषक है। सबसे पहले याद रखिएगा अम्लीय वर्षा किसको कहते हैं। अगर के किसी भी वर्षा का जब पीएच मान 5.6 या नीचे हो जाता है उससे, ठीक है, तो उसको अम्लीय वर्षा के नाम से जाना जाता है। इसका जो मुख्य रूप से यहाँ पे जो सम्मिलित घटक है उसमें कार्बन डाइसल्फाइड और नाइट्रस ऑक्साइड यहाँ पे है, ठीक है। तो आप ये दोनों अच्छे से याद रखिएगा। ऑप्शन में देखिएगा तो एक आपका SO2 का दिया गया है, तो SO2 इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन। 51 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि संघ एकाइनोडर्मेटा के लिए कौन सा सत्य है। जो याद रखिएगा एकाइनोडर्मेटा का जो संघ होता है ना, उसमें जो भी समुद्री जो जीव होते हैं, समुद्री और कशेरुकी जीव, ठीक है, तो ये जो जीव होते हैं ना एकाइनोडर्मेटा के अंतर्गत में आते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिएगा कि एक त्रिस्तरीय जो सिलोनमोही गुहा होती है ये भी आता है। विशिष्ट जल संवाहक नाल यानी कि जल से संबंधित है ये भी आएगा। विशेष रूप से मुक्त जीवी समुद्री जंतु ही एकाइनोडर्मेटा के अंतर्गत में आते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन नंबर डी इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब 52 नंबर सवाल में देखते हैं। 52 नंबर सवाल जैसे ही आइएगा इसमें पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। नवीकरणीय मतलब आपको पता होगा जो यहाँ पे क्या कहते हैं उसको, जो कभी खत्म ना हो, यानी कि उसको रिन्यूएबल एनर्जी बार बार हम उसको यूज कर सकते हैं, खत्म नहीं होगा, ठीक है। ले यहाँ पे पूछ रहा है कौन सा स्रोत है, लेकिन कोयला तो यहाँ पे खत्म होगा, नाभिकीय ईंधन भी खत्म होगा और पेट्रोलियम भी खत्म होगा। तो यहाँ उपयुक्त में से कोई नहीं, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल जैसे ही आइएगा यहाँ पे 53 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। क्या सवाल पूछ रहा है देखिएगा, तो पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग के सदस्य थे। जो एम पाणिकर थे ये सदस्य थे, हृदयनाथ कुंजरू जो थे ये भी सदस्य थे, फजल अली जो थे इस सदस्य के यहाँ पे अध्यक्ष थे, आप लोग याद रखिएगा। तो यानी कि जो सदस्य के रूप में देखिए तो सभी सदस्य थे। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जो इसका प्रभावीकरण हुआ था इस राज्य पुनर्गठन आयोग का 1956 में हुआ था। आप लोग इसको भी अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए यहाँ पे 54 नंबर क्वेश्चन। 54 नंबर सवाल में जैसे साथियों आइएगा आप लोग, आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। थायराइड ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि या लैक्रिमल ग्रंथि। तो जो यहाँ पे अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है आप लोग याद रखिएगा लैक्रिमल ग्रंथि यहाँ पे नहीं है। अंतःस्रावी ग्रंथि उसको ग्रंथि बोलते हैं कि जो अपने उत्पाद या हार्मोन को सीधे यहाँ पे ब्लड में डोनेट करते हैं, ब्लड में छोड़ते हैं और जो मतलब हार्मोन उससे निकलते हैं डायरेक्ट जाकर वो सम्मिलित ब्लड में होते हैं, उनको अंतःस्रावी ग्रंथि बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि के कुछ उदाहरण जो है, जो थायराइड ग्रंथि है वो अंतःस्रावी ग्रंथि होती है, पिट्यूटरी ग्रंथि जो होती है वो भी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है, हाइपोथैलेमस जो ग्रंथि होती है वो भी आपका यहाँ पे अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। तो ये सारा चीज़ आप लोग याद रखिएगा, कभी हो सकता है इसके बदले में वो सवाल आपसे पूछ दे, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा यहाँ पे रीजनिंग से सवाल दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा है उसको विषम को चुनिए। मुंबई जो है, मुंबई आपको पता होगा यहाँ पे कैपिटल क्षेत्र है। सहारनपुर यहाँ पे कैपिटल क्षेत्र नहीं है, बाकी जो कोलकाता है ये भी यहाँ पे कैपिटल है। तो विषम क्या हो जाएगा, सहारनपुर, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा 56 नंबर सवाल में आपका रीजनिंग का सवाल दिया गया। क्या दिया गया है अगर मैं यहाँ पे बनाता हूँ आपको, एन जो है एम का भाई है, एन क्या है एम का भाई है, ठीक है। एम का यहाँ पे ये भाई है। के जो है एम की बहन है, के क्या है एम की बहन है, ठीक है। पी जो है ओ का भाई है, ओ जो है एन की बेटी है, एन की बेटी ओ, ठीक है। और जो यहाँ पे पी बोल रहा है ओ का भाई है, ये यहाँ पे पी जो है ये भाई है। तो पूछ रहा है पी का चाचा कौन है, पी का चाचा कौन है, तो पी का तो पिताजी यहाँ पे एन हुआ और चाचा के बारे में देखिए यहाँ पे एम आता है। तो एम में ये डिफाइन नहीं है कि ये मेल है या फीमेल है, कुछ भी यहाँ पे डिफाइन नहीं है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका उपयुक्त में से कोई नहीं, जैसे कि वहाँ पे ऑप्शन में देखिएगा, ऑप्शन में एम दिया गया है, बीपीएससी भी यहाँ पे एम आंसर लिया है, लेकिन एम आंसर इसका नहीं होगा। आप लोग याद रखिएगा क्योंकि एम जो है एम का यहाँ पे जो जेंडर है वो डिफाइन नहीं है कि वो लड़का है या लड़की है, इसीलिए इसमें से कोई नहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए यहाँ पे बिल्किस बानो के जो केस हुआ था उसके बारे में सवाल पूछ रहा है कि बिल्किस बानो के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य वर्णित है। बिल्किस बानो ने 30 नवंबर 2022 को सर्वोच्च न्यायालय में समयपूर्ण दोषियों के रिहाई की चुनौती दी थी, बिल्कुल ये सही है। दूसरा जो स्टेटमेंट है कि 23 अप्रैल 2019 को सर्वोच्च न्यायालय ने बिल्किस बानो को गुजरात सरकार से 50 लाख रुपये का मुआवजा दिलवाया था, बिल्कुल सही है। और 8 जनवरी 2024 को सर्वोच्च न्यायालय ने 11 दोषियों को ससमयपूर्ण रिहाई
सुनवाई करने के संबंध में आदेश रद्द कर दिया था, ये भी सही है। और इसका जो मुख्य जो 2 बेंच यहाँ पे 2 मुख्य न्यायाधीश थे वो नागरत्ना थे और उज्ज्वल भुइयाँ जी थे। तो यहाँ पे देखिएगा ये जो भी स्टेटमेंट दिया गया है उपयुक्त में से सब सही है, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल यहाँ पे देखिए 58 नंबर क्वेश्चन। 58 नंबर क्वेश्चन करंट अफेयर से सवाल पूछा गया था कि 18 फरवरी 2024 को श्रीहरिकोटा से अंतरिक्ष में भेजे गए इनसैट 3DS का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिया जाएगा। तो ये जो 3DS है ना, ये मौसम विज्ञान के क्षेत्र में गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, 59 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 59 नंबर सवाल आपसे पूछ रहा है कि कुछ निर्वाचन क्षेत्रों में 2016 में उपचुनाव हेतु मतदान निम्न में से किस राज्य में निरस्त किया गया था। यानी कि देखिए समझ जाइए कितना ये डीप से सवाल पूछा गया है। 2016 में जो चुनाव हुआ था उसमें पूछ रहा था कौन सा क्षेत्र में यहाँ पे चुनाव निरस्त कर दिया गया था। तो ये तो लगभग लोग यहाँ नहीं मार के आए होंगे, क्योंकि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा होगा, यहाँ पे तमिलनाडु इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल जैसे ही आइएगा, नेक्स्ट सवाल में दोस्तों यहाँ पे जैसे ही आइएगा आपसे पूछ रहा है 60 नंबर क्वेश्चंस कि पृथ्वी एवं सूर्य के बीच में अधिकतम दूरी कब होती है। ठीक है, तो याद रखिएगा एक पूछता है आपका यहाँ पे अधिकतम दूरी और एक जो पूछता है आपका पूछता है कि न्यूनतम दूरी। ये दोनों जो सवाल है ना कभी कभी बहुत ही बार यहाँ पूछ देता है। तो याद रखिएगा जो अधिकतम दूरी होता है ये 4 जुलाई को यहाँ पे होता है और जो न्यूनतम दूरी होता है वो 3 जनवरी को यहाँ पे होता है। ठीक है, और जो अधिकतम दूरी जो होता है उसको यहाँ पे अपहेलियन बोला जाता है। अपहेलियन या अपसौर, ये दोनों में से कोई भी आपका कभी कभी ऑप्शन में दे देता है, तो आप लोग दोनों याद रखिएगा। अब जो न्यूनतम होता है उसको पेरीहिलियन बोला जाता है। क्या बोलते हैं, पेरीहिलियन बोला जाता है और उसको भी यहाँ पे उपसौर बोला जाता है। तो ये जो चीज़ें हैं इसको आप लोग याद रखिएगा। अगर देखिएगा पूछ रहा है अधिकतम दूरी, तो अधिकतम दूरी 4 जुलाई की होता है, उसको यहाँ पे अपसौर बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा। जो इसका पीडीएफ है, पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर भेज दूंगा, तो जाकर वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिएगा 61 नंबर सवाल। 61 नंबर सवाल में दिया गया है कि वायुमंडल में ऑक्सीजन का बृहद एवं उच्च स्रोत कौन सा है। जंगल के पौधों के प्रकाश संश्लेषण से, समुद्री पौधे के प्रकाश संश्लेषण से, घास के मैदानों के पारिस्थितिकी तंत्र के पौधे के प्रकाश संश्लेषण से। तो बिल्कुल यहाँ पे ये राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए बहुत ही बेहतरीन सवाल आपका मैथ का सवाल दिया गया है। इसका जो है यहाँ पे वैल्यू निकालना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम पहला जो यहाँ पे टर्म दिया गया है 18/5 + √7, इसको एक खंडित करते हैं कि देखते हैं क्या कुछ आता है। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले हर का परिमेयीकरण करते हैं। 5 प्लस में ये √7 होगा, तो इसको हम 5 - √7 और 5 माइनस यहाँ पे √7 से इसको हम गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 18। अब ये हो जाएगा 5 - √7 और नीचे में करेंगे तो a + b × a - b के फॉर्मूला पाएगा 25 और 7 में से, यानी कि यहाँ पे नीचे 18 आ जाएगा। तो जो पहला का हम खंडन करेंगे तो 5 माइनस में √7 आएगा। ठीक है, इसका जो वैल्यू आएगा 5 - √7 आएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 5 - √7 और फिर अगला को भी हम वैसे लिख सकते हैं कि उसको भी तोड़ेंगे तो क्या आएगा 7 - √3 प्लस में √3 माइनस में √2 प्लस में √2 और माइनस में √1। ये चीज़ें आएंगे जब यहाँ पे सारे टर्म को एक एक करके ऐसे में आप जब तोड़िएगा। ठीक है, तो इसमें अगर देखिएगा तो ये कट जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 7 की जगह पे यहाँ पे 3 होगा, ये और ये कट जाएगा, ये और ये कट जाएगा, तो कितना बचेगा 5 - 1। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा 4 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला सवाल 63 नंबर सवाल कि लंदन में सर कर्जन वायली की हत्या किसने की थी। आईएनएम से सवाल ये पूछा गया है, तो याद रखिएगा वो जो किया था मदन लाल धिंगरा के द्वारा यहाँ पे उनकी हत्या किया गया था। कब किया गया था 1909 में किया गया था। अब लंदन में जो ये मदन लाल धिंगरा थे ना, जो वहाँ पे इंडिया हाउस था, इंडिया हाउस के सदस्य थे। कभी कभी सवाल तो यही डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि जो इंडिया हाउस है वो कहाँ पर स्थित है, तो याद रखिएगा ये लंदन में स्थित है इंडिया हाउस। ठीक है, इंडिया हाउस वहाँ पे स्थित है। अगला सवाल देखिएगा, यहाँ पे 64 नंबर सवाल आपसे पूछा गया था कि ऑपरेशन बरगा ने भारत की निम्न में से किस राज्य सरकार के लिए देश में संधारणीय प्राप्त किया था, संधारणीय समर्थन प्राप्त किया था। तो वो किस में किया गया था, तो पश्चिम बंगाल के राज्य सरकार में ये हुआ था। आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक वनस्पतिक हार्मोन है। इंसुलिन आपको पता होगा, ये मानव के द्वारा यहाँ पे मानव में ये स्रावित होता है। एस्ट्रोजन हार्मोन आपको पता होगा, ये फीमेल सेक्स हार्मोन है। जो ये साइटोकाइनिन होता है यह एक वनस्पतिक है, आप लोग इसको याद रखिएगा। ये जो होता है ना साइटोकाइनिन, वो पौधे के विकास के लिए
पौधे के विकास के लिए बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, पौधे के विकास एवं कोशिका विभाजन के लिए। ठीक है, तो ये दोनों के लिए ये जाना जाता है साइटोकाइनिन। आप लोग इसको याद रखिएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा, यहाँ से आपसे 66 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि दिए गए आकृति में कितने आयत है। अगर इसमें आयत देखिएगा तो एक यहाँ पे नज़र आ रहा है, दो यहाँ पे, फिर तीन यहाँ पे, ये चार यहाँ पे। तो ये तो हो गया चार, और एक यहाँ से 5 हो गया, फिर यहाँ पे आइएगा 6 हो गया, और टोटल एक देखिएगा 7 हो गया, ये 8 हो गया, और टोटल एक वो देखिएगा पूरा बड़ा में तो यहाँ पे 9 आ गया। मैंने आपको दिखा दिया, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला 67 नंबर क्वेश्चन। 67 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि वायुमंडल अपनी अधिकतम ऊर्जा प्राप्त करता है, किससे प्राप्त करता है? लघु पार्थिव विकिरण तरंगों से या दीर्घ पार्थिव विकिरण तरंगों से, सूर्य से, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। याद रखिएगा, जो सबसे ज़्यादा यहाँ पे प्राप्त करता है वो तो अमूमन जो होता है वो सूर्य से प्राप्त होता है, आप लोग याद रखिएगा। लेकिन यहाँ पे बीपीएससी ने जो उत्तर लिया है दीर्घ पार्थिव विकिरण तरंगों से यहाँ पे लिया है, तो आप लोग इसको याद रखिएगा अच्छे से। ठीक है, अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल यहाँ पे रीजनिंग से सवाल आपसे पूछा जा रहा है। पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक नीचे दिए गए शब्दों का अर्थपूर्ण क्रम प्रदर्शित करता है। ठीक है, क्रम प्रदर्शित में सबसे पहले मान के चलिए कि आपका यहाँ पे विज्ञापन आता है TRE4 का, उसके बाद जो है आप यहाँ पे आवेदन कीजिएगा। आवेदन करने के बाद आपका यहाँ पे चयन होगा, चयन होने के बाद आपका यहाँ पे जो होगा इंटरव्यू होगा चौथा टर्म में, और सबसे लास्ट में जो आएगा आपका नियुक्ति होगा यहाँ पे 5वां नंबर में। तो ये सीक्वेंस फॉलो कीजिएगा। तो यहाँ पर अगर के आप लोग देख पा रहे होंगे, सबसे पहले यहाँ पे क्या आएगा? 4 आएगा। ठीक है, उसके बाद तो ऑप्शन नंबर बी में यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे लास्ट में आएगा ये। ठीक है, आई होप कि इतना बातें आप लोग समझ गए। ठीक है, ये जो रीजनिंग का सवाल है एक बार आप फिर से देखिए, यहाँ पे आपको क्रम में सजाना है, कौन सा क्रम सबसे पहले होगा। सबसे पहले जैसे कि देख सकते हैं, पहले यहाँ पे विज्ञापन आपका आएगा, सॉरी यहाँ पे मैंने इसको टिक कर दिया, एक सेकंड समय दीजिएगा। सबसे पहले जो आपका आएगा यहाँ पे विज्ञापन आएगा, तो यहाँ पे 4 नंबर सबसे पहले होगा। विज्ञापन आने के बाद आप क्या कीजिएगा, वहाँ पे आवेदन कीजिएगा। आवेदन होने के बाद आपका यहाँ पे साक्षात्कार होगा। ठीक है, साक्षात्कार यानी कि जो पहला नंबर होगा ये होगा। साक्षात्कार के बाद के यहाँ पे चयन होगा आपका यहाँ पे तीसरा नंबर में, और जो सबसे लास्ट में आएगा वो नियुक्ति होगा आपका, तो 2 नंबर यहाँ पे आ जाएगा। ये सीक्वेंस में देखिएगा 4 5 1 3 2, तो 4 5 1 3 2 ऑप्शन नंबर सी में यहाँ पे ये राइट आंसर होगा। जो उस समय बताएं थोड़ा सा वहाँ पे सही कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल यहाँ पे आपसे देखिएगा कि 69 नंबर सवाल पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे लंबी नहर कहलाती है। तो जो सबसे लंबी नहर है भारत की, याद रखिएगा, वो इंदिरा गांधी नहर है। इंदिरा गांधी का नहर जो 1984 है, 1984 से पहले इसको राजस्थान नहर के नाम से जाना जाता था। आप इसको भी अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, अगला सवाल यहाँ पे आपका जो है रीजनिंग से सवाल पूछा गया है। रीजनिंग से क्या सवाल पूछा गया, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि एक घड़ी दोपहर 12 बजे चलना शुरू करती है और 5:10 में घंटे की सुई घूम जाएगी, यानी कि घंटे के सुई के द्वारा जो बनाया गया कोण है उसके बारे में पूछ रहा है। जैसे कि पता होगा, जो यहाँ पे 12 घंटे में जो घंटे का सुई होती है 360 डिग्री का कोण बनाती है, तो 1 घंटे में अगर के देखिएगा तो वहाँ पे 30 डिग्री का यहाँ पे कोण बनाएगी। तो 5 में यानी 12 बजे से 5 से लेकर 5 घंटे हुआ, तो 5 × 15 150 डिग्री का तो यहाँ पे कोण बना लेती है। लेकिन यहाँ पर देखिएगा कि 1 घंटे में 30 डिग्री, तो यहाँ पे 1 मिनट में आधा डिग्री का कोण बनाएगी, यानी कि 10 मिनट में वो 5 डिग्री का और कोण बनाएगी यहाँ पे। तो कितना हो जाएगा टोटल कोण? 155 डिग्री। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में जो दिया गया है वो राइट आंसर आपका होगा। ठीक है, क्वेश्चंस में आइएगा जो पीआरटी में आपके अंतर्गत ने पूछा था, ये रीजनिंग का सवाल आपसे यहाँ पे पूछा गया था। इसमें पूछा गया था कि मोहन उत्तर की तरफ 20 मीटर चला। तो उत्तर में हम जैसे जैसे क्वेश्चंस कहेगा वैसे वैसे यहाँ पे हम करते चलेंगे। उत्तर में कितना मीटर चला, तो 20 मीटर यहाँ पे चला, हम देख लेते हैं। तब बाएं मुड़ा और 10 मीटर चला। यहाँ से यहाँ बाएं मुड़ता है और यहाँ पे ये 10 मीटर चलता है। ठीक है, फिर वह पुनः दाएं मुड़ता है और 20 मीटर चलता है, तो यहाँ से हम 20 मीटर इसको चला लिए। यहाँ से फिर वह दाएं मुड़ता है और 10 मीटर चलता है, और फिर यहाँ से देखिएगा तो ये मुड़ता है और यहाँ पे 10 मीटर ये चलता है। अब यहाँ से ये सवाल पूछ रहा है, अब वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर पे है। तो प्रारंभिक बिंदु यहाँ पे था, लास्ट में जो पहुँचा है यहाँ पे पहुँचा है। ये जो डिस्टेंस दिया गया है 20 दिया गया है, और ये जो डिस्टेंस नीचे वाला ये 20 है, तो दोनों मिलाकर कितना मीटर हुआ? 40 मीटर हुआ। तो यहाँ पे 40 आपका राइट उत्तर हो जाएगा। इसको आप लोग सही करते चलिएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल आपसे यहाँ पे पूछा गया था
कि निम्न राष्ट्रीय उद्यानों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। गिंडी राष्ट्रीय उद्यान जो है तमिलनाडु के चेन्नई में स्थित है, तो ये सही है, याद रखिएगा। भगवान महावीर जो राष्ट्रीय उद्यान है, ये याद रखिएगा, जो भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान है ना, ये बिहार में स्थित नहीं है, ये गोवा में स्थित है, तो आप लोग इसको अच्छे से याद रखिएगा। अगला यहाँ पे है बल पक्रम जो है यहाँ पे जो अंतर्राष्ट्रीय उद्यान, तो ये मेघालय में स्थित है, तो यहाँ पे इसको राइट कीजिएगा, तो ये तो राइट है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कौन सा नहीं है, तो यहाँ पे कौन सा नहीं है, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर होगा। इसको आप लोग सही करते चलिएगा, ठीक है। अगला सवाल की तरफ चलते हैं। अगला जो सवाल आपसे पूछा गया था रीजनिंग का सवाल, यहाँ पे देखिएगा तो बहुत ही बेहतरीन तरीका के आपसे रीजनिंग का सवाल पूछा गया था। आई होप कि आपको ये सवाल नजर आ रहा होगा। जैसे कि यहाँ पे देखिएगा दिया गया था, यहाँ पे 4 दिया गया है, 3 दिया गया है, 9 दिया गया है, यहाँ पे 12 दिया गया है। तो उसी तरीका से कौन सा सीक्वेंस यहाँ पे फॉलो होगा कि x का वैल्यू निकालना रहता है। इस टाइप का क्वेश्चंस देखिए सबसे बेहतरीन अप्रोच होता है, अगर कि इस तरीका के सवाल जो सीरीज कर रहते हैं या लुप्त संख्या निकालने का रहते हैं, अगर एग्जामिनेशन हॉल में एक नज़र देखते हुए वो क्वेश्चंस का आंसर आ गया तो उसको बनाइए, और नहीं आता है तो उस क्वेश्चंस को स्किप करके आगे बढ़िए। अगर के इस क्वेश्चन से हट कीजिएगा तो आपका सारा का सारा समय खा जाएगा और एग्जामिनेशन हॉल में आप अगला क्वेश्चंस भी नहीं बना पाइएगा। तो इस तरीका का क्वेश्चंस एक नज़र में अगर जैसे ही मैंने देखा, अगर कोई चीज़ सेटिंग हो गया, आंसर आ रहा है तो सही, नहीं तो अब फिर इस सवाल को छोड़कर अगला सवाल बनाइए और लास्ट में इस टाइप का सवाल को बनाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए ये कैसा किस तरीका से सीरीज फॉलो हो रहा है। अगर के देखिएगा यहाँ पे 12 का जो रिलेशन दिया है ये सबसे गुना करेंगे हम, यहाँ पे देखिएगा तो 4 गुना में 3 गुना में 9, अगर के हम बटा में 9 करते हैं तो 4 3 12 यहाँ पे आता है। ये पहला लाइन का यहाँ पे आंसर हुआ। दूसरा 50 का निकालने के लिए देखिएगा तो सेम चीज़ किया गया है, 6 गुना में 5 गुना में 15 बटा में यहाँ पे 9, यहाँ पे कैसे होगा 3 दूनी के 6, 3 3 के 9, 3 3 5 में 15, 25 दूनी के 50, ये चीज़ दिया गया। फिर हम तीसरा लाइन का यहाँ पे देखेंगे तो सेम चीज करेंगे, 2 गुना में 3 गुना में यहाँ पे 75 बटा में यहाँ पे 9 करेंगे तो कितना आएगा 3 3 के 9, 3 से 25 दिए 75, 25 दूनी के 50, तो ये कितना आंसर हो जाएगा 50। इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आप लोग यहाँ पे इसको सही करते चलिएगा, ठीक है। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल में जैसे ही आइएगा आपसे सवाल यहाँ पे पूछ रहा है कि बंगाल के विभाजन को किसके कार्यकाल में वापस लिया गया। याद रखिएगा, वापस से पहले आप लोग याद रखिएगा कि जो ये बंगाल विभाजन लागू किया गया था 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के समय में लागू किया गया था। किसके समय में? तो लॉर्ड कर्जन के समय में। अब इसको रद्द कब किया गया था? जो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय काल में दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था 1911 ईस्वी में, तो वहाँ पर उसको क्या किया गया था, वापस लिया गया था। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल जैसे ही आइएगा यहाँ पे पूछ रहा है कि सोनार का तकनीक के बारे में, कि कौन सा सोनार का तकनीक किसके लिए उपयोग होता है। तो सोनार का जो तकनीक यूज होता है आप लोग याद रखिएगा, पानी के नीचे पहाड़ियों का पता लगाने में, बिल्कुल हिमशैल का पता लगाने में, समुद्र की गहराई का पता लगाने में। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा। कभी कभी क्या होता है ना कि सोनार का आपसे फुल फॉर्म पूछ लेता है कि सोनार का फुल फॉर्म क्या होता है, SONAR। तो सोनार का जो फुल फॉर्म होता है याद रखिएगा, साउंड SOUND, साउंड नेविगेशन एंड रैगिंग होता है, ठीक है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। ये सवाल कभी कभी पूछ लेता है कि सोनार का जो होता है फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसलिए आपको इसको याद होना चाहिए। अगला सवाल देखिए यहाँ पे 76 नंबर क्वेश्चन। 76 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि खाद्य श्रृंखला में कीटभक्षी पौधे के पौष्टिक स्तर का नाम क्या है। यानी कि जैसे आप खाद्य श्रृंखला आप लोग पढ़े होंगे तो उसमें एक उत्पादक होता है, प्रथम उत्पादक होता है, द्वितीय होता है। तो इस तरीका का जो उपभोक्ता होता है, तो इसी में बताना है कि जो खाद्य श्रृंखला में कीटभक्षी पौधे होते हैं वो किस में आते हैं। तो याद रखिएगा जो कीटभक्षी आते हैं यहाँ पे उत्पादक में आते हैं, यानी कि जो ये भोजन पैदा मतलब बनाते हैं वो डायरेक्ट सूर्य के प्रकाश से बनाते हैं, इसीलिए यहाँ पे उत्पादक आते हैं। लेकिन अगर के यहाँ पे कुछ बुक्स में देखिएगा ना तो पूरी तरह से ये उत्पादक में नहीं आते हैं, क्योंकि ये जो कीट होते हैं ना कीट को भी खाते हैं। तो इसीलिए कहीं कहीं आप लोग देखिएगा तो आपको यहाँ पे द्वितीय उपभोक्ता भी दिया रहेगा, प्रथम उपभोक्ता भी दिया रहेगा। लेकिन बीपीएससी ने जो यहाँ पे आंसर दिया है ये उत्पादक के रूप में दिया है, इसीलिए आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। उत्पादक क्या होता है? जो यहाँ पे स्वयं अपना खाना बनाते हैं, जो स्वयं यहाँ पे खाना बनाते हैं वो उत्पादक में आते हैं, और जो स्वयं जो खाना बनाते हैं उसको जो खाते हैं वो प्राथमिक में आते हैं। और जो दोनों को खाते हैं, जिसमें मान के चलिए प्राथमिक कौन हो जाएगा, शाकाहारी हो जाएगा आपका, ठीक है। और जो यहाँ पे
दोनों चीज़ खाते हैं, सर्वाहारी जो यहाँ पे है वो हो जाएगा आपका कौन सा, यहाँ पे द्वितीयक उपभोक्ता में। तो आप लोग इसको भी अच्छे से याद रखिएगा, सवाल पूछा जाता है आपसे। 77 नंबर सवाल देखिए, रीजनिंग का सवाल दिया गया है कि जिस प्रकार दुर्घटना का संबंध सावधानी से है, उसी प्रकार निम्नलिखित में से किस एक का बीमारी से संबंध है। दुर्घटना से बचने के लिए हम सावधानी का उपयोग करते हैं, सावधानी से चलते हैं, इसीलिए यहाँ पे बीमारी से बचने के लिए हम क्या करेंगे, स्वच्छता का पालन करेंगे। तो यहाँ पे इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले हम बताना चाहेंगे, अगर कि आप लोग यहाँ पे बीपीएससी का जो TRE 4 होने वाला है, अगर कि आप उसको तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग के लिए बहुत ही बेहतरीन बीपीएससी का सिलेक्शन किट हम आपके लिए लेकर आ गए हैं। इसमें क्या होता है कि जो भी आपका बीपीएससी शिक्षक बहाली परीक्षा पास करने के लिए इंपॉर्टेंट आपको नोट्स चाहिए होते हैं, जो भी स्टडी मटेरियल चाहिए होते हैं, सब कुछ इसमें इंक्लूड रहते हैं। जैसे कि क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक का चैप्टर वाइज नोट्स, SCRT का यहाँ पे क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक का नोट्स, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इंपोर्टेंट सब्जेक्ट का आपको MCQs बीपीएससी और उसके रिलेटेड एग्जाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, बिहार स्पेशल का नोट्स, टॉप 500 करंट अफेयर, TRE 1, 2, 3 का क्वेश्चन आंसर और EVS के नोट्स, इसको पढ़ लेते हैं तो न केवल आप यहाँ पे परीक्षा सही तरीका से पास कीजिएगा, बल्कि यहाँ पे बहुत ही बढ़िया मार्क्स से आप यहाँ पे परीक्षा को पास कीजिएगा। ठीक है, तो जिनको भी चाहिए होगा ये सिलेक्शन किट, तो हमारा जो एप्लीकेशन है SH क्लासेज का, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, जाकर वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और बीपीएससी का सिलेक्शन किट अभी लीजिएगा तो मात्र 599 में यहाँ पे इसको अवेल कर सकते हैं। इसमें कंप्लीट आपको NCERT का नोट्स दिया रहेगा, इसके पढ़ने के बाद आपको बुक्स पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, तो उसका लिंक जो दिया गया है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप लोग जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी कोई भी जानकारी चाहिए तो दिए गए हमारा इस व्हाट्सएप नंबर पर हमको व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपका जो भी प्रॉब्लम्स होगा मैं वहाँ पर आपको देख लूँगा। ठीक है, चलिए क्लास आगे हम स्टार्ट करते हैं। अगला सवाल में जैसे ही आइएगा आपसे पूछ रहा है, यहाँ पे सवाल क्या दिया गया, जैसे कि देख सकते हैं, एक संख्या को 5% घटाया जाता है, यानी कि संख्या अगर के 100 है तो उसको 5% घटाते हैं तो ये होता है 95। उसके बाद बोल रहा है कि 10% इसको बढ़ाया जाता है, तो 10% बढ़ाएंगे तो ये है यहाँ पे 100%, तो यहाँ 10% और बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा 9.5 और जो फाइनल आउटपुट निकल जाएगा 9 × 14 के 4, 9 × 10 दशमलव, यानी कि 104.5। तो यहाँ पूछ रहा है कि इस प्रकार मूल संख्या से प्राप्त संख्या कितने प्रतिशत घटेगा या बढ़ेगा। मूल संख्या 100 था, यहाँ पे हो गया है ये सब करने के बाद 104.5, तो टोटल कितना प्रतिशत का यहाँ पे बढ़ोतरी हो गया 4.5%। तो यहाँ पे 4.5%, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे ये राइट होगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, बहुत ही बेहतरीन सवाल है आपसे कि कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना हुई थी, कब हुई थी। तो याद रखें, जो यहाँ पे कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना हुआ था वो मई 1934 के अंतर्गत में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे ये करेक्ट आंसर है। बीपीएससी में देखिएगा यहाँ पे उपयुक्त में से कोई नहीं आंसर दिया गया था। ठीक है, लेकिन मैंने बहुत सारा बुक्स वगैरह देखा, नेट्स वगैरह पे भी देखा, लेकिन वहाँ पे जो राइट आंसर दिया गया था कि 17 मई, यहाँ पे याद रखेगा ये भी करेक्ट डेट, 17 मई 1934 को यहाँ पे कांग्रेस समाजवादी पार्टी यानी कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था। आप लोग इसको याद रखिएगा। ठीक है, अगला सवाल एक 80 नंबर सवाल जो आपसे पूछ रहा है, रीजनिंग का सवाल है कि 50 विद्यार्थियों की एक कक्षा में अविरत का क्रमांक जो था 25वां था, तो वंश से क्रमांक उसका क्या है। तो टोटल कितना संख्या है 50वां है, उसका एक कक्षा में ऊपर से कितना अंक है तो 25वां उसका रैंक है। तो नीचे से करने के लिए हम क्या करते हैं, एक यहाँ पे जोड़ देते हैं, तो 50 में से 25 घटा 25 प्लस से कितना हो जाएगा 26वां। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आप लोग का ये राइट आंसर होगा। आप लोग इसको सही करते चलिएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा, 81 नंबर क्वेश्चन करंट अफेयर्स के मतलब रूप में ये पूछा था कि भारत के नए संसद भवन में सांसदों के निलंबन का रिकॉर्ड निम्नलिखित में से कौन सा है। तो याद रखिएगा, जो यहाँ पे है डीएमके के 16 सांसद निलंबित हुए थे, टीएमसी के 13 सांसद निलंबित हुए थे और कांग्रेस के 41 सांसद निलंबित हुए थे। उपयुक्त में से एक से अधिक आपका ये राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। ठीक है, अगला सवाल यहाँ पे चलते हैं 82 नंबर क्वेश्चन। 82 नंबर क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछ रहा है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, कौन से। तो याद रखिएगा, जो इनके राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा। इनको यहाँ पे भारत का ग्लेड स्टोन बोला जाता है। किसको, गोपाल कृष्ण गोखले को भारत का ग्लेड स्टोन। सवाल पूछा जाता है कि भारत का ग्लेड स्टोन किसको बोला जाता है, तो यहाँ पे गोपाल कृष्ण गोखले को बोला जाता है। ठीक है, और इनसे एक और सवाल बहुत ही भर के पूछा जाता है कि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने किया था। तो यही गोपाल कृष्ण गोखले ने ही सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी का स्थापना किया था। आप लोग इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, 83 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 83 नंबर सवाल देखिए, दिया गया है कि मृदा का पलबार करना संभव
संबंधित है। किससे? खरपतवार को बढ़ने से रोकने से बिल्कुल सही है। मृदा की उर्वरता एवं स्वास्थ्य की बढ़ोतरी से बिल्कुल सही है। मृदा की नमी को बनाए रखने से तो बिल्कुल सही है ये भी। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल यहाँ पे आपका गणित से सवाल पूछा गया है। यहाँ पे एक वैल्यू दिया है कि रूट अंदर 4489 का वैल्यू दिया गया है, 67 दिया गया है। तो यहाँ पे देखिएगा इसका एक समीकरण दिया गया है, इसका वैल्यू निकालने को बोल रहा है। यानी कि 4489 का जब यहाँ पर 67 वैल्यू दिया है तो पॉइंट अगर देखिएगा दो अंक के बाद यहाँ पे 0.89 का जो दिया गया है तो इसका जो वैल्यू हो जाएगा 6 यहाँ पे 7 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जस्ट अगला का जगह वैल्यू देखिएगा तो यहाँ पे 4 अंक है तो 2 अंक के बाद यहाँ पे होगा यानी कि 6.7 ये हो जाएगा। तो ये हो गया। फिर इसका देखिएगा तो यहाँ पे 2 अंक यानी कि 3 अंक 1 2 3 4 5 6 है तो 3 अंक के बाद 0.6 और 7। ठीक है, और अगला जो आएगा 0.006 और 7 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। क्या हो जाएगा? 7 एकम 7, 7 6 13 के 3 हासिल 1, 7 6 13 1 14 के 4 हासिल 1, 7 6 13 1 14 के 4 हासिल 1, 6 1 7 और यहाँ पे ये आ जाएगा दशमलव। तो 7.4437 ये आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी में ये चीज़ दिया गया है जो कि राइट आंसर हो गया। ठीक है, अगला सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, कि देश में मतदाता सत्यापित कागज लेखा परीक्षण जिसको वीवीपैट बोलते हैं, इसी के लेकर बहुत ज़्यादा हल्ला मचता है कि कांग्रेस का यहाँ पे हमेशा से आरोप रहा है कि जो अगर के चुनाव आयोग यहाँ पे वोट कराती है तो ईवीएम के साथ में वीवीपैट का भी गणना करें। ठीक है, तो वही वीवीपैट का यहाँ पे बात हो रहा है कि सबसे पहले वीवीपैट जो होता वो कब किस वर्ष यहाँ पे अस्तित्व में आया था। तो याद रखिएगा सबसे पहले जो यहाँ पे अस्तित्व में आया था 2013 में आया था। खास करके जो यहाँ पे नागालैंड में जब विधानसभा चुनाव हो रहे थे तो नागालैंड विधानसभा चुनाव में इसका यूज किया गया था। आप लोग याद रखिएगा, कभी कभी पूछ देता है कौन सा विधानसभा क्षेत्र था तो उसको भी याद रखिएगा, नौकसेन। नागालैंड का कहाँ पे? नौकसेन में ये लागू हुआ था। तो आप लोग इसको भी अच्छे तरीके से याद रखिएगा। ठीक है, अगला सवाल यहाँ पे देखिएगा 86 नंबर सवाल आपसे पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है कि निम्न में से कौन भारतवर्ष के प्रथम निर्विरोध एवं सर्वसम्मति से निर्वाचित राष्ट्रपति थे? तो ये सवाल ना राष्ट्रपति से अगर के सवाल पूछता है तो नीलम संजीव रेड्डी जो निर्विरोध चुने गए थे, जो कि छठा राष्ट्रपति थे, इनके बारे में सवाल बहुत बार पूछा जाता है। तो याद रखिएगा निर्विरोध जो चुने गए थे नीलम संजीव रेड्डी थे। और ये कौन सा रैंक के यहाँ पे थे राष्ट्रपति? तो छठा राष्ट्रपति थे। इनका जो कार्यकाल था 1977 से लेकर 82 के बीच में था। यहाँ पे भारत के राष्ट्रपति के रूप में ये सेवा दिए थे। 87 नंबर सवाल देखिए आप लोग। 87 नंबर सवाल आपसे पूछ रहा है कि मानव आँख की फोकस दूरी में परिवर्तन निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? प्यूपली के कारण होता है, कॉर्निया के कारण होता है या सिलियरी मसल के कारण होता है? तो याद रखिएगा जो ये होता है वो सिलियरी मसल्स के कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल बहुत ही आसान रीजनिंग के सबक से सवाल आपसे पूछा गया था कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा एक शब्द कारपेंटर शब्द के अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, तो इस तरीके का सवाल आप लोग देख लीजिएगा कि जो भी चीज़ नीचे दिया गया है उसमें उसका स्पेलिंग नहीं मिलना चाहिए। तो फर्स्ट में देखिएगा PAINTER, लेकिन इसमें देखिएगा तो आई कहीं भी है ही नहीं। तो यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला सवाल 89 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है किस नदी के किनारे को पश्चिम बंगाल सरकार टी पार्क के रूप में विकसित करने की योजना बनाई है? तो ये जो बनाई है ना, याद रखिएगा ये जो बनाई है हुगली नदी पर बनाने की ये बात हो रही है। ठीक है, अगला सवाल देखिए रीजनिंग से सवाल आपसे पूछा गया है 90 नंबर क्वेश्चन कि उस नियम का अनुसरण करके विकल्पों में से एक दिए गए समुच्चय उस विकल्प को चुनिए जो नियम दिए हुए समुच्चय इतना के रूप में दिया गया। यानी कि यहाँ पे एक आपको समुच्चय दिया गया है। ठीक है, तो पूछ रहा है आपसे कि इसी नियम का पालन करते हुए इसमें से और भी कौन सा ऑप्शंस में दिया गया। जैसे कि यहाँ पे देखिएगा 36 की 18 18 तिया 54 यानी कि 3 गुना हमेशा हुआ है। पहला में देखिएगा कि कितना हुआ है कि 15 तिया 45 और 45 तिया 135। तो यहाँ पे बिल्कुल ये राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी में देखिएगा तो नहीं फॉलो होगा। यहाँ पे देखिएगा 12 दूनी 24 24 तिया 72, ये तो 3 हो रहा है लेकिन यहाँ पे नहीं हो रहा, तो इसलिए यहाँ पे जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल बहुत ही आसान सवाल है साधारण ब्याज का, कि साधारण ब्याज को किस दर से
कोई धनराशि 24 वर्ष में अपने 7 गुनी हो जाती है। 7 गुनी हो जाती है मतलब कि 1 गुना तो पहले से ही होगा, 7 गुना का मतलब तो यानी कि जो 700% यहाँ पे वो हो रहा है तो बढ़ेगा कितना 600%, तो 600 बटा में यहाँ पे हम कर देंगे 24, तो कितना हो जाएगा 12 दूनी के 24, 12 25 60 50 और 2 से यहाँ पे 25, तो ये कितना हो जाएगा 25%। ये राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए दिया गया है यहाँ पे कि बीते हुए कल से पहले का दिन सोमवार था। बीते हुए कल से पहले मान के चलिए यहाँ पे हो गया आज, ये हो गया कल और ये हो गया बीते हुआ कल। तो बीते हुए कल का यहाँ पे बोल रहा है कि ये सोमवार है। तो सवाल क्या पूछ रहा है कि कल का अगला दिन कौन सा है। तो आज ये है, कल है, ये मतलब ये वाला दिन हमको यहाँ पे निकालना है। तो सोमवार यहाँ पे हुआ, यहाँ पे मंगलवार हुआ, यहाँ पे बुधवार हुआ, यहाँ पे बृहस्पतिवार हुआ, तो यहाँ पे कितना हुआ शुक्रवार। आपका ये राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए में यहाँ पे करेक्ट आंसर दिया गया है। ठीक है, ये सब सवाल देखिए, ये सब सवाल आप लोग एक बार देखे रहिएगा ना, तो आपको जब एग्जाम्स में बैठिएगा ना तो आपको एक आइडिया रहेगा कि किस तरीक़ा से यहाँ पे बीपीएससी सवाल पूछता है। तो और कभी कभी क्या होता है ना कि जो बीपीएससी अपने पिछले बरस में जो सवाल पूछे रहते हैं उसी को रिपीटेड कर देता है। तो इसीलिए ये सब सवाल जो है ना आप लोग को मस्ट है, देखना ही देखना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपसे पूछ रहा है कि कौन सा इसमें से सही है। यहाँ पे पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा दक्षिण से उत्तर की ओर हिमालय पर्वतमाला का सही क्रम है। अगर कि दक्षिण से उत्तर की ओर हम देखते हैं, आपको मैं एक इमेज के माध्यम से समझाता हूँ। जैसे कि यहाँ पे आप इमेज देख पा रहे होंगे, आई होप कि आपको ये नज़र आए। यहाँ पे देखिएगा ना उत्तर से दक्षिण की ओर, तो जो उत्तर में यहाँ पे अगर के आप लोग देख पा रहे होंगे, उत्तर में जो सबसे पहले नज़र आएगा वो यहाँ पे क्या नज़र आएगा, काराकोरम नजर आएगा। ठीक है, उसके बाद जो यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे उसके बाद है यहाँ पे लद्दाख, जास्कर, काराकोरम सब कुछ यहाँ पे नजर आ रहा होगा। आई होप कि आप लोग इसको देख पा रहे होंगे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे इसका राइट हो जाएगा। जो सबसे उत्तर में है यहाँ पे पीर पंजाल, फिर जास्कर, फिर लद्दाख और सबसे ऊपर में देखिएगा यहाँ पे काराकोरम आपको शायद नजर आ रहा होगा, तो यहाँ पे काराकोरम ये हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल में जैसे ही आइएगा आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस में टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है। तो टंगस्टन का प्रयोग आपको पता होगा, जो विद्युत बल्ब बनता है, जो उसका फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का बनता है। तो यहाँ पे विद्युत बल्ब इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है साथियों, तो याद रखिएगा कभी कभी पूछ देता है आपसे कि टंगस्टन का सबसे ज़्यादा उत्पादित राज्य कौन सा है, तो याद रखिएगा वो कौन सा है, तो राजस्थान। आप लोग यहाँ से अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, और टंगस्टन में जो 97% जो शुद्ध टंगस्टन होता है उसमें निकेल और फेरस भी यहाँ पे मिला रहता है। तो कभी कभी सवाल आपसे ये पूछ देगा, तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, अगला सवाल यहाँ पे आपको करंट अफेयर से था, आपको स्टेटमेंट दिया गया था कि आदित्य L1 लैंग्वेज पॉइंट 1 पर 6 जनवरी 2024 को पहुंच गया था। तो ये पहुंचा था, इसमें 7 पोलैंड लगे हुए थे, तो ये भी लगे हुए थे। आदित्य L1 में यान के डेक पर एक मैग्नेटोमीटर लगा हुआ था, तो ये भी सही है। आदित्य L1 में विजिबल एमिशन लाइन कोरोनोग्राफ प्रतिदिन 1440 फोटो पर भेजता है, तो हाँ ये भेजता है। तो इसमें से देखिएगा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल आपसे यहाँ पे रीजनिंग से सवाल पूछा गया था, तो आप लोग यहाँ पे देख लीजिए। 96 नंबर जो क्वेश्चन था आपसे पूछा गया है कि 6 स्टार 7 का वैल्यू 2 है, 3 स्टार 5 का वैल्यू 5 है। तो यहाँ पे जो आपका मान बताना है कि 6 स्टार यहाँ पे 8 का वैल्यू क्या होगा। तो जो पहला में देखिएगा तो यहाँ पे 7 छक 42, मैं अच्छे से लिख देता हूँ यहाँ पे। पहला वाला देखिएगा ना, तो 6 और 7 में हम गुना करेंगे तो क्या होगा 42। अब 42 का जो फर्स्ट यूनिट दिया गया है यहाँ पे 2 दिया गया है। 7 × 5 = 35 अगला का दिया गया है, देखिएगा तो यहाँ पे 5 दिया गया है, तो 5 दिया गया है। वैसे ही अगर कि 8 और 5 हम करेंगे तो ये क्या होता है, ये होता है 40। 40 का यहाँ पे 0 दिया गया है। उसी तरह यहाँ पे 6 और 8 करेंगे तो कितना आएगा 48। 8 का फर्स्ट लेटर क्या है 8 है, तो यहाँ पे 8 ऑप्शन नंबर बी आप लोग का ये सही होगा। ठीक है, अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल में जैसे ही आइएगा आपसे सवाल गणित का है, पूछ रहा है कि किसी चिड़ियाघर के दैनिक दर्शनार्थियों की संख्या रविवार को 680 और अन्य दिनों पर 332 है। तो यदि किसी 30 दिवसीय महीने का पहला दिन रविवार हो तो उस महीने का चिड़ियाघर के दैनिक दर्शनार्थियों का औसत संख्या क्या होगा। पहला दिन बोल रहा है कि यहाँ पर रविवार है, तो किसी भी महीना का जो पहला दिन होता है, मान चलिए रविवार हो या शुक्रवार है, तो उस महीना में उसकी संख्या 5 होती है। आप लोग याद रखिएगा। तो 5 रविवार को अगर हम करते हैं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 680 गुना में
5 प्लस में करते हैं 332, तो बाकी 30 दिन में कितना दिन बचा और, तो और हमारा बचा 25 दिन, और इसी का हमको औसत निकालना है। औसत में हम कर देंगे 30 कर देंगे। तो इसको हम करते हैं तो किस तरीका से होगा, तो यहाँ पे देख लेंगे। तो इसको लिखने का और भी बेहतरीन तरीका से हम ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, जैसे कि हम क्या कर देंगे 680/30 प्लस में इसको भी कर देंगे तो हो जाएगा 30। ठीक है, 5 छक्का 25 और 5 छक्का में 30, 5 छक्का में ये हो जाएगा 30। ठीक है, तो इसको जब हम सब कुछ करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 390। यहाँ पे राइट आंसर ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए ये आपका राइट आंसर होगा, बना लीजिएगा। ठीक है, अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल 98 नंबर सवाल आपसे पूछ रहा है कि शीत ऋतु में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में वर्षा होने का क्या कारण है। आपको भी पता होगा कि जो तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र हैं वहाँ पे ठंडी के दिनों में बारिश होता है। वो जो कारण होता है वो होता है लौटती हुई दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर होता है। ठीक है, और साथ ही साथ उत्तरी पूर्वी जो मानसून होता है उसके कारण भी यहाँ पे वर्षा होता है। तो आप लोग इसको भी अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल भी आप लोग से यहाँ पे जो सवाल पूछा गया था वो रीजनिंग का सवाल पूछा गया था। जैसे कि यहाँ पे देखिएगा 17 और 10 27, यहाँ पे 10 बढ़ रहा है। यहाँ पे देखिएगा कि 11 बढ़ रहा है 27 से 38, उसके बाद यहाँ पे 12 बढ़ रहा है, वहाँ पे देखिएगा 13 बढ़ रहा है। तो अगला संख्या जो क्या होगा 14 इसमें ऐड होके आएगा। तो यानी कि 4 और 3 7, 6 और 1 7, यहाँ पे 77 इसका उत्तर राइट उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर सी ये करेक्ट होगा आपका। ठीक है, अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए दिया गया है 100 नंबर क्वेश्चन की बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि कौन सा है। चराई। दोस्तों चराई अगर के मान के चलिए वहाँ पे हम चरवाही कर देंगे तो वहाँ का जो कि मिट्टी होगी, मिट्टी की कटावट होगी जिससे बाढ़ वहाँ पे नहीं रुकेगा। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल भी हो नहीं सकता। वन रोपण, हाँ बिल्कुल, अगर के हम वृक्ष लगाते हैं तो जो वहाँ के जो मिट्टियाँ होती हैं एक जगह सिमटती हैं और वहाँ पे मजबूती बनाती है। तो ये जो वन रोपण के कारण हम बाढ़ को बहुत हद तक रोक सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर है। और यहाँ पे देखिए वन उन्मूलन, वही चराई और वन उन्मूलन हुआ, तो ये नहीं होगा आपका। ठीक है, अगला सवाल देखिए यहाँ पे दिया गया है 101 नंबर सवाल कि निम्न में से कुल कितने लोग 26 जनवरी 1950 से 2024 के प्रारंभ तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं। यानी कि पूछ रहा है कि 26 जनवरी जब भारत यहाँ पे गणतंत्र हुआ 1950 से लेकर अभी तक 2024 तक बिहार में कितने मुख्यमंत्री रहे हैं। तो याद रखिएगा अभी तक में यहाँ पे 23 लोग मुख्यमंत्री रहे हैं। और सबसे बढ़िया सवाल पूछा जाता है कि जो बिहार के फर्स्ट सीएम थे वो कौन थे। तो याद रखिएगा जो फर्स्ट सीएम थे श्री कृष्ण सिंह थे। ठीक है, कौन थे, श्री कृष्ण सिंह। ठीक है, श्री कृष्ण सिंह थे। इनको ना बिहार केसरी भी कहा जाता है, आपको ये भी याद रहना चाहिए, बिहार केसरी। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा दोनों चीज़। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल फिर आपसे यहाँ पे एक मैथ का सवाल पूछ रहा है कि उस वृत्ताकार मैदान के व्यास की लंबाई क्या होगा। यानी कि आपसे क्या पूछ रहा है, डी पूछ रहा है कि जिसका क्षेत्रफल यानी कि पाई आर स्क्वायर यहाँ पे दिया गया है। पाई आर स्क्वायर बराबर 8 मीटर त्रिज्या के एक वृत्त के क्षेत्रफल और 36 पाई मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले त्रिभुज के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। यानी कि दो क्षेत्रफल के बराबर है। तो सबसे पहले हम एक आपका जो वृत्त दिया गया है 8 उसको निकालते हैं। तो 8 8 64 पाई। ठीक है, प्लस में यहाँ पे देखिएगा दिया गया 36 पाई, यही दोनों के बराबर इसको दिया गया है। तो यहाँ पे क्या कर देंगे पाई आर स्क्वायर 36 और 64 100 पाई, ये हो जाएगा। पाई और पाई यहाँ से चल जाएगा, आर के वैल्यू हो जाएगा 10 और डी निकालना होगा तो ये हो जाएगा 20 मीटर। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। आप लोग बनाते चलिएगा। ठीक है, आप सो के नहीं मोबाइल देखा कीजिए, आप बैठे हैं अगर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं तो कॉपी कलम लेके बैठे, जो भी सवाल हम बता रहे हैं ना हमको बनाने से पहले आप लोग सॉल्व करते हुए चलिए, तभी आपका यहाँ पे पकड़ बनेगा बढ़िया तरीका से। 103 सवाल है कि रेगिस्तान में पाए जाने वाले जंतु क्या कहलाते हैं। तो जो रेगिस्तान में जंतु पाए जाते हैं जैसे ऊँट हो गए, छिपकली हो गए, तो वहाँ पे जो वो चीज़ पाए जाते हैं उनको डिजर्टिकोलस बोला जाता है। आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला सवाल बहुत ही बेहतरीन सवाल है कि बिहार जाति सर्वेक्षण 2023 द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य उजागर हुआ है। ठीक है, तो जो यहाँ पे आपका जातीय जनगणना जो हुआ था बिहार में, जातीय जनगणना, इसके बारे में आपको कुछ जानना चाहिए। काफ़ी से कि जब भी सब यहाँ पे बिहार में परीक्षा होगा ना तो आपसे सवाल इससे पूछा जाएगा, जातीय जनगणना 2023।
ठीक है। इसमें याद रखिएगा, इसमें जो डेटा जारी किया गया था, इसमें बताया गया था कि जो बिहार में यूआर का प्रतिशत है वो 15.52% यहाँ पे जो है वो बिहार में यूआर का जनसंख्या है। ठीक है। वही अगर के ओबीसी में देखिएगा तो ओबीसी में 63.14% यहाँ पे ओबीसी पाए जाते हैं। ओबीसी में भी दो ओबीसी होते हैं, एक जो होते हैं बीसी में आते हैं और एक जो होते हैं ईबीसी में आते हैं। आप लोग भी अगर बीपीएससी में भरे होंगे फॉर्म तो यहाँ में देखे होंगे, कोई लोग होंगे तो बीसी में होंगे, कोई यहाँ पे ईबीसी में होंगे। ठीक है। तो जो बीसी का प्रतिशत है याद रखिएगा 27.12% यहाँ पे ईबीसी है। वही अगर के बीसी हैं ये, और ईबीसी का प्रतिशत देखिएगा तो 36.01% यहाँ पे ईबीसी है। ठीक है। और जो एससी का प्रतिशत बताया गया है इसमें कि तो 19.65% यहाँ पे एससी है, और एसटी का जो प्रतिशत दिया गया है 1.65% है। आप लोग ये जो डेटा हम बताएं, ये डेटा आप लोग याद रखिएगा, ये डेटा में से कुछ भी पूछ सकता है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, आपसे क्या पूछा जा रहा है कि उच्च जाति यानी यूआर का प्रतिशत 15.52% है, तो बिल्कुल ये सही है। और अनुसूचित जाति और जनजाति का प्रतिशत 21.33% है। अगर क्या आप ये दोनों को जोड़ते हैं तो यहाँ पे 21.33% आएगा। पिछड़ा जाति यानी ओबीसी का प्रतिशत 63.14% है, जैसे कि यहाँ मैंने बताया। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक आपका ये राइट आंसर होगा, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है। अगला सवाल बढ़ते हैं 105 नंबर के सवाल के ऊपर में। 105 नंबर में दोस्तों आपसे सवाल पूछ रहा है कि दिल्ली के लाल किले में आज़ाद हिंद फौज का प्रसिद्ध मुकदमा हुआ था। आज़ाद हिंद फौज पर जो मुकदमा चला था नवंबर 1945 में चला था, आप लोग याद रखिएगा। और इसका जो यहाँ पे वकालत किए थे इनके तरफ से, जो आज़ाद हिंद फौज था इसके तरफ से भूलन भाई देसाई सवाल पूछा जाता है, इसलिए मैं यहाँ पे आप लोग को बता दे रहा हूँ, याद रखिएगा ये। ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिएगा, यहाँ पे दिया गया है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर ए प्लस बी प्लस सी से भाग देने पर भागफल क्या होगा। इसका फॉर्मूला होता है, आप लोग याद रखिएगा, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का जो फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस में सी। ठीक है। ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये फार्मूला होता है। अब बोल रहा है ना ए प्लस बी प्लस सी से भाग देना है, तो यहाँ पे हम ए प्लस बी प्लस सी से भाग देंगे ए प्लस बी प्लस सी से, तो ए प्लस बी प्लस सी यहाँ पे कट जाएगा, जो बाकी बच जाएगा ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर। ठीक है। और यहाँ पे माइनस ए बी, सॉरी यहाँ पे नहीं, इसी में एक सेकेंड मैं यहाँ पे अच्छे से लिख देता हूँ आपको। ठीक है। यहाँ पे जो बच जाएगा, क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये यहाँ पे राइट आंसर होगा। तो अगर कि आप लोग देखिएगा ऑप्शन नंबर सी में ये चीज़ दिया गया है, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिएगा, यहाँ पे आपसे पूछा रहा है सवाल कि 5 लड़के एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुँह करके बैठे हुए हैं। पी जो है क्यू के दाएँ हैं, यानी कि जो पी जो है क्यू के दाएँ, तो क्यू के दाएँ हो गया। टी जो है क्यू के बाएँ ओर बैठा हुआ है, टी जो है क्यू के बाएं बैठा हुआ, लेकिन आर के दाएं बैठे हुआ है। कौन, टी, तो आर के ये यहाँ पे दाएं हो जाएगा। पी जो है एस के बाईं ओर, एस के यहाँ पे बाईं ओर बैठा हो, तो उन लोगों में से पूछ रहा है कि मध्य में कौन बैठा है, तो 2 लोग यहाँ पे 2 लोग यहाँ पे, तो जो मध्य में बैठेगा कौन बैठेगा, क्यू बैठेगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 108 नंबर सवाल। 108 नंबर सवाल दोस्तों आपसे सवाल पूछ रहा है कि भारत और जापान द्वारा संयुक्त सैन्य अभ्यास 25 फरवरी 2024 को राजस्थान के महाजन क्षेत्र में आयोजित किया गया। ठीक है। तो उस संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम क्या था। तो जो भारत और जापान के बीच में जो यहाँ पे सैन्य अभ्यास होता है, आप लोग याद रखिएगा, उसका जो नाम होता है धर्म गार्जियन। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल ये राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा। ठीक है। ये हर साल आयोजित होता है फरवरी माह में। अगला सवाल देखिएगा यहाँ पे 109 नंबर सवाल कि निम्न में से किस फसल को नदी में नहीं उगाया जाता है। इसमें तो बहुत सारे लोग मिस्टेक किए हैं। ये जो भी सवाल देखिएगा ना, ये सब जो ये ऑप्शंस दिए गए हैं, ये सब चीज़ पानी में ही उगाया जाता है, लेकिन स्थिर पानी में उगाया जाता है। तो एक तरह से बोल सकते हैं ये जो उगाया जाता है वो तालाब में उगाया जाता है। ठीक है। जो भी यहाँ पे सिंघाड़ा हो गया, कमल हो गया, मखाना हो गया, ये सब तालाब में यानी रुका हुआ पानी में होते हैं, यानी कि नदी में नहीं होते हैं। तो उपयुक्त में से एक से हो जाएगा अधिक इसका राइट आंसर। ठीक है। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल आपसे गणित के सवाल पूछा गया है। पूछ रहा है यहाँ पे कि हिंदी, अंग्रेजी, गणित विषयों की एक परीक्षा पूर्णांक 120, 140, 100 का है। एक छात्र इन विषयों में 40%, 55%, 45% अंक लाते हैं। वह विज्ञान विषय में जिसमें पूर्णांक 180 है, कितने अंक प्राप्त करे कि वह सभी चारों विषयों का प्राप्तांक 60% हो जाए। तो सबसे पहले हम देख लेंगे कि टोटल 60% प्राप्तांक आखिर होता क्या है। अगर हम यहाँ पे जोड़ते
जोड़ते हैं 120 प्लस में 140 प्लस में 100 और प्लस में यहाँ पे 180, तो टोटल यहाँ पे प्राप्तांक देखिएगा तो ये हो जाएगा कितना 540। 540 के यहाँ पे हम 60% निकालते हैं, 60% निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा 6 चौका 24 के 4 हासिल 2 6 पचे 30 और 2 32, तो उसको जो नंबर लाना है 324 नंबर लेकर आना है। अब आप यहाँ पे देख लेते हैं कितना नंबर लेके आया है। ठीक है, यहाँ पे 40% नंबर ये लेकर आया है, तो 40% कितना हुआ बच्चों 48 नंबर लेकर आया। ठीक है, और 55% यहाँ पे हुआ, तो ये 140 का 55% कितना हो जाएगा, ये 177 नंबर लेके आया। और उसके बाद देखिएगा 100 में ये 45 नंबर लेके आया, तो 45 नंबर हम यहाँ पे कर देते हैं। टोटल यहाँ पे मार्क्स देखिएगा तो ये जो मार्क्स लेके आए 170 नंबर लेके आया है। टोटल उसको लाना कितना है 324 नंबर लेके आना है, तो 324 में से 170 घटा देंगे, 4 के 4 7 और 5 12 और 3 1 हो गया 2 2 में से 1, यानी कि उसको अभी जो नंबर लेकर आना है वो 154 नंबर और लाना है 180 नंबर में। तो अगर देखते हैं ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर आपका दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 111 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि पद्म श्री उषा किरण खान की निम्नलिखित में से कौन सा उपलब्धि था। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2010 मिला हुआ था इनको, भारत भारती पुरस्कार 2019 मिला हुआ है, मैथिली कांची बांस ये चीज़ मिला हुआ है, और हिंदी में अनुत्तरित प्रश्न के लिए ये किया गया है। तो इनका जो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 111 के ऑप्शन नंबर डी, ये बिल्कुल ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल बहुत ही बेहतरीन सवाल आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन से प्रधानमंत्री थे जब 73वां और 74वां संविधान संशोधन यहाँ पे अस्तित्व में आया था। 73वां और 74वां जो संविधान संशोधन दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको 1993 में यहाँ पे लागू किया गया था। और कि 73वां संविधान संशोधन के बारे में बात करना चाहें तो इसमें यहाँ पे पंचायती राज व्यवस्था के बारे में बात किया गया है। किसका, पंचायती राज व्यवस्था के बारे में। ठीक है, वही अगर के 74वां संविधान संशोधन देखिएगा तो 74वां संविधान संशोधन के थ्रू 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। क्या जोड़ा गया था, 12वीं अनुसूची को यहाँ पे जोड़ा गया था। और 12वीं अनुसूची जो डिनोट करता है वो नगर पालिका को करता है। आप लोग ये भी याद रखिएगा, इसमें से कुछ भी सवाल आपसे पूछ सकता है, तो ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जो उस समय थे यहाँ पे पीवी नरसिंह राव, ऑप्शन नंबर है बिल्कुल ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल की तरफ चलते हैं। 73वां संविधान संशोधन में एक और सवाल कभी कभी पूछ देता है, इसके द्वारा यहाँ पे अगर देखिएगा ना भाग 9 जोड़ा गया था। कौन सा, भाग 9 को जोड़ा गया था। भाग 9 में देखिएगा तो इसमें 16 आर्टिकल दिए गए हैं। ठीक, तो इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, अगला सवाल यहाँ पे चलते हैं 113 नंबर क्वेश्चन। 113 नंबर क्वेश्चन में जैसे ही आइएगा आपसे पूछ रहा है कि रासायनिक भाषा में मोर्चा जंग क्या है। जंग यानी कि जिसने बोलते हैं गांव देहात के भाषा में कि चित्ती लग गया है, तो उसी को जंग बोलते हैं। जब भी कोई आयरन का चीज़ हम बाहर पानी में रख देते हैं तो वो जो हाइड्रेटेड चीज़ होती है उसके ऊपर एक परत बना लेते हैं, उस परत को जो बोलते हैं हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, उसको ही हम जंग बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 114 नंबर सवाल देखिए। 114 नंबर सवाल यहाँ पे बोल रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला के पी का विपरीत अक्षर कौन होगा। तो पी का जो विपरीत अक्षर होता है, के और पी एक दूसरे के विपरीत होते हैं, तो के यहाँ पे ये राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल जैसे ही आइएगा 115 नंबर क्वेश्चन कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सागवान के जंगल पाए जाते हैं। तो जो सबसे ज़्यादा सागवान के जंगल पाए जाते हैं ना, वो पाए जाते हैं मध्य प्रदेश के जंगल में। और क्षेत्रफल के हिसाब से अगर हम देखें कि भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा यहाँ पे वन पाए जाते हैं, तो वो भी मध्य प्रदेश में पाया जाता है। तो ये दोनों चीज़ आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, अगला सवाल 116 नंबर क्वेश्चंस की ओर चलते हैं कि 116 नंबर सवाल क्या बोल रहा है। लाइकेंस में शैवाल एवं कवक का रिश्ता पारिस्थितिकी में क्या कहलाता है। तो जो लाइकेंस में शैवाल और जो ये कवक होते हैं ना, इसको सहोपकारिता बोलते हैं। सहोपकारिता दोस्तों उसको बोलते हैं जब दो अलग अलग जो जीव होते हैं और दोनों एक दूसरे को फ़ायदा पहुँचाते हैं। किसको, एक दूसरे को जब फ़ायदा पहुँचाते हैं, एक दूसरे को जब लाभ पहुँचाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं सहोपकारिता। अब एक आता है सहभोजिता। सहभोजिता में एक जीव दूसरे मतलब एक जीव से दूसरे जीव को लाभ होता है, दोनों को लाभ नहीं होता है, किसी वन जीव को लाभ होता है, इसको हम सहभोजिता बोलते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, अगला सवाल 117 नंबर क्वेश्चन देखिए। 117 नंबर सवाल आपसे पूछ रहा है
क्या सवाल पूछ रहा है कि एक आयत का क्षेत्रफल 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई बराबर यहाँ पे 30 सेंटीमीटर ये दिया हुआ है, और उसका परिमाप यहाँ पे देखिएगा 26 दिया गया है। परिमाप क्या होता है, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर ये दिया गया है 26 दिया गया है। यहाँ से कटाइएगा तो ये 13 हो जाएगा। यानी कि अगर के देखें लंबाई गुने चौड़ाई यहाँ पे 30 और लंबाई प्लस चौड़ाई यहाँ पे दिया गया है 13। तो इस प्रकार के सवाल को ऑप्शन से बनाना चाहिए। अगर कि हम यहाँ पे 10 और 3 रखते हैं, यानी कि लंबाई को 10 और चौड़ाई को 3 रखते हैं, तो 10 और 3 13 और 10 या 30 ये भी फॉलो होता है। यानी कि हमारा कितना हो जाएगा, लंबाई जो हो जाएगा 10 सेंटीमीटर यहाँ पे हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी ये करेक्ट होगा। ठीक है, इसका जो पीडीएफ है, इसका पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर दूंगा, तो जाकर वहां से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, 118 नंबर सवाल कि कौन से लक्षण किसी पादप को जलोद्भिद बनाते हैं। जलोद्भिद मतलब ऐसे पादप जो दोस्तों को जलीय प्रवृत्ति उसमें पाए जाते हैं, वो जल के अनुकूल होते हैं। तो उनमें अगर देखिएगा कि यांत्रिक उत्तक का अभाव होता है, वायु उत्तक का भी यहाँ पे अनुपस्थिति होता है, और यहाँ पे देखिएगा सुविकसित समूहन तंत्र की भी उपस्थिति होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल 119 नंबर सवाल की तरफ बोलते हैं। यहाँ पूछ रहा है कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र ने संपूर्ण भारत में भाषा सर्वेक्षण कर भाषा एटलस बनाया है। यह केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत स्वायत्त निकाय है। या भारत के भाषा एटलस से क्या अभिप्राय है। आपको भी पता होगा, जब आप यहाँ पे ज्योग्राफी पढ़ते होंगे तो उसमें एटलस का कितना महत्वपूर्ण होता है। तो एटलस एक्चुअल में एक मैपिंग सिस्टम होता है जिसमें सभी लैंग्वेज को यहाँ पे मैप किया गया है भाषा प्रोजेक्ट के थ्रू में। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 120 नंबर सवाल। 120 नंबर बहुत ही बेहतरीन सवाल है कि वाहनों के साइडों में ट्रैफिक देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा उसमें यहाँ पे उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, और साथ ही साथ जो धूप का चश्मा होता है ना, याद रखिएगा धूप का चश्मा में जो दर्पण लगा होता है उसमें भी ये चीज़ यूज किया जाता है। ठीक है, उसके बाद कभी कभी पूछ देता है सर्च लाइट में किस तरीके का दर्पण यूज किया जाता है। तो जो सर्च लाइट में किया जाता है वो अवतल दर्पण किया जाता है। तो ये सब चीज़ जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये सब चीज़ आपको याद रखिएगा। मान के चलिए अभी ये पूछ रहा है ना, तो अगला बार कुछ और भी पूछ सकता है। ठीक है, तो सर्च लाइट यहाँ पे हो जाएगा। और समतल दर्पण से भी एक याद रखिएगा, जो दंत चिकित्सक होते हैं, दंत चिकित्सक, वहाँ पे इसका आपका चिकित्सक, ठीक है, दंत चिकित्सक जो होते हैं समतल दर्पण का यूज करते हैं, आप लोग याद रखिएगा। 121 नंबर की क्वेश्चन, 121 नंबर में आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि भारतवर्ष तथा उसके पड़ोसियों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। भारत की विदेश नीति शांति और अहिंसा पर आधारित है, बिल्कुल सही है। पंचशील सिद्धांत शांति हेतु भारत के दृढ़ निश्चय का परिणाम है, बिल्कुल सही। भारत गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापकों में से, बिल्कुल सही। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल ये राइट आंसर होगा, और यही आंसर आपका बीपीएससी ने लिया भी था। ठीक है, अगला 122 नंबर सवाल देखिए कि कारगिल किस नदी के किनारे स्थित है। सूसी नदी, झेलम नदी, सिंधु नदी। जो कारगिल स्थित है वो सूसी नदी के किनारे स्थित है, और झेलम नदी के किनारे याद रखिएगा श्रीनगर जो है, श्रीनगर यहाँ पे झेलम नदी के किनारे स्थित है। तो ये ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ये करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, गणित का सवाल दिया गया है कि ए किसी काम को 15 दिन में करते हैं, यानी कि ये जो काम को करता है वो 15 दिन में करता है। बी किसी काम को, यहाँ पे देखिएगा बी किसी काम को 8 दिन में काम करता है, और बी प्लस सी किसी काम को 4 दिन में करता है। बी प्लस सी यहाँ पे ये 4 दिन में काम करता है। और तो ए प्लस सी यहाँ पे पूछ रहा है, ए प्लस सी x दिन में, ए प्लस सी यहाँ पे x दिन में करता है, जबकि ए प्लस बी, ए प्लस में बी यहाँ पे पूछ रहा है y दिन में करता है। तो x बाई वाई क्या होगा। तो बहुत ही आसान तरीक़ा से इस सवाल को बनाया जा सकता है। ये इसका अगर हम टोटल देख लेते हैं तो कितना यूनिट होता है, 15 8 20 से इसका एलसीएम हो जाएगा 120। तो ये जो यूनिट काम करेगा 15 8 20 से, ये 8 यूनिट काम करेगा, ये 15 यूनिट काम करेगा, और ये 4 से करेंगे तो ये 30 यूनिट यहाँ पे काम करेगा। ठीक है, अगर के यहाँ पे देखिएगा ए का वैल्यू हो जाएगा 8, बी का वैल्यू हो जाएगा 15, और बी प्लस सी का वैल्यू यहाँ पे 30 दिया गया है। तो इस हिसाब से ए प्लस सी का देखेंगे तो ए कितना वैल्यू हो गया यहाँ पे 8, और सी का वैल्यू देखिएगा यहाँ पे बी 15 है, तो ये 15 से 15 घटेगा तो ये 15 हो जाएगा यहाँ पे। तो 15 वाट 23 ये हो जाएगा। ए प्लस सी टोटल काम जो करेंगे 23 यूनिट करेंगे, और टोटल काम कितना करना है 120 यूनिट, तो 120 बटा में 23, इतना समय में ये काम खत्म कर लेंगे। सेम है, इसको देखेंगे ए का वैल्यू कितना दिया है 8, यहाँ पे आ गया है मेरा। अब बी का वैल्यू कितना है 15, 15 और 8 23, इसका भी आ रहा है। टोटल समय इसका हो जाएगा 120 बटा 23। पूछ रहा है एक्स बाई वाई, तो अगर हम 120 बटा में 23 भागा में 120
बटा में 23 करेंगे तो ये कट के हमारा कितना आ जाएगा 1 डे। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे ये बिल्कुल ये राइट आंसर होगा, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अगला सवाल बहुत ही बेहतरीन सवाल यहाँ पे लाल बहादुर शास्त्री के बारे में पूछा गया था। सवाल में आपका क्या सवाल पूछा गया था कि प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने भारतीय राष्ट्र के आधारभूत मूल्यों एवं उद्देश्यों को चुनौती देने वाले निम्न में से किन उद्देश्यों का सामना किया था। तो ऑप्शन अगर के यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, ऑप्शन क्या क्या दिया गया है। ठीक है, ऑप्शन देखिए दिया गया है कि सामाजिक एवं आर्थिक रूपांतर हेतु अन्न की कमी, 1965 में पाकिस्तान के साथ युद्ध और दक्षिण में हिंदी विरोधी आलोड़न किए हुए थे, यानी कि जो वहाँ पे आलोचना हो रहा था उसके बारे में ये किए हुए थे। तो ये सब कुछ यहाँ पे बिल्कुल ये राइट दिया गया है, आप लोग इसको भी याद रखिएगा। तो कौन सा इसमें राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 125 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 125 नंबर सवाल में जैसे ही आइएगा आपसे पूछा गया है 125 नंबर सवाल में कि क्या पूछा गया है, किन देशों की अंतरिक्ष एजेंसियों ने निजी कंपनियों को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का दौरा आयोजित करने की अनुमति दी है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी, देखिए तुर्की, स्वीडन और इटली को यहाँ पे दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल में जैसे ही आइएगा 26 नंबर क्वेश्चन, 26 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है सब 26 नंबर में, हवा की गुणवत्ता एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण में SPM प्रयोग होता है। तो SPM का फुल फॉर्म क्या होता है, याद रखिएगा। जो SPM का फुल फॉर्म होता है सस्पेंडेड, SUSPENDED, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट पार्टिकुलेट मैटर, MATTER। तो ये SPM का फुल फॉर्म होता है। तो इसका अगर हिंदी देखिएगा तो घुलनशील कणिका तत्व, तो अंग्रेजी में देखिएगा तो यही आपका लिखा होगा। ठीक है, तो इसको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। अगला सवाल 127 नंबर सवाल की तरफ आते हैं कि पूछ रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सी एक खाद्य श्रृंखला है। आपको देखिए फूड चेन के बारे में पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर पहला ही देख लेते हैं, घास, हिरण और बाघ। घास को क्या हिरण खाएगा, हिरण को बाघ खाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 28वां नंबर सवाल की तरफ चलते हैं। 28वां नंबर सवाल यहाँ पूछ रहा है कि बिहार में बहावियों की गतिविधियों का मुख्य केंद्र कौन था। आपको पता होगा बिहार में जो बहावी आंदोलन हुआ था, जो बहावी आंदोलन हुआ था वो 1820 में हुआ था और इसका जो प्रमुख केंद्र था वो पटना में था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी, आप लोग इसको अच्छे से याद रखिएगा। 129 नंबर सवाल, 129 नंबर में सवाल में आपसे पूछ रहा है कि प्राचीन भारतीय धातु कर्म का आश्चर्य लौह स्तंभ कहाँ पर स्थित है। तो जो ये लौह स्तंभ आप लोग अगर दिल्ली में कोई होगा तो आप लोग देखे होंगे, उसी के बारे में आप पूछ रहे हैं। तो दिल्ली यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 130 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 130 नंबर सवाल आपसे पूछ रहा है कि भारत में संपूर्ण आर्थिक उदारीकरण निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रारंभ हुआ था। तो उस समय उदारीकरण जब प्रारंभ हुआ था 1991 के बाद में, जब वहाँ प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, उसके बारे में ये पूछ रहा है। तो आप लोग ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही कीजिएगा। ठीक है, अगला सवाल 131 नंबर सवाल। 131 नंबर सवाल में जैसे ही आइएगा तो आपसे पूछ रहा है यहाँ पे कि ब्राह्मण समाज का प्रभाव मुख्यतः सीमित था। अगर कि यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन में ग्रामीण बंगाल, दोनों ग्रामीण और शहरी शिक्षित वर्ग, तो नहीं, केवल यहाँ पे शहरी शिक्षित वर्ग में ही यह सीमित था। ठीक है, इसका जो स्थापना हुआ था, याद रखिएगा सवाल बहुत बार पूछा गया था, 1928 में कोलकाता में ये चीज़ हुआ था। कहाँ पे, कोलकाता में। तो कोलकाता आप लोग याद रखिएगा 1908 में कोलकाता में इसका स्थापना हुआ था और संस्थापना करने वाले कौन थे, तो राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय। ये सवाल आपसे बहुत बार पूछा जाता है, इसलिए याद रखिएगा। ठीक है, और एक और बात पूछा जाता है ब्राह्मण समाज के बारे में। ब्राह्मण समाज जो था ना वो मूर्ति पूजा के खिलाफ था, मूर्ति पूजा। ठीक है, मूर्ति पूजा के ये खिलाफ था, आप लोग इसको अच्छे से याद रखिएगा, ये सवाल पूछा जाएगा आपसे। ठीक है, अगला सवाल यहाँ पे देखिए, एक दिया गया है, एक रीजनिंग का सवाल है। प्रॉब्लम को कुछ इस प्रकार लिखा जाता है, जैसे यहाँ पे देखिएगा PROBLEM, प्रॉब्लम को क्या लिखा गया है, MPER लिखा गया है। तो इसको लिखने का तरीका देखिए, यहाँ पे जो आपका M है, M को यहाँ भी कर दिया गया है। ठीक है, M को यहाँ किया है, P को फिर यहाँ किया है, फिर E को देखिएगा यहाँ पे किया है, यहाँ पे ये किया है। ठीक है, फिर अगर के यहाँ पे देखते हैं O के यहाँ पे किया है, B को यहाँ पे किया है और L को यहाँ पे किया है। मतलब आप देखिएगा कि एक लास्ट से उठा रहा है, उसके बाद जो अगला फिर स्टार्टिंग से उठा रहा है, उसी को अगर के हम नंबर्स को लिखते हैं, पूछ रहा है कि नंबर्स को किस प्रकार से लिखते हैं,
BERS। तो सबसे पहले हम लास्ट से उठाएंगे, S होगा, फिर ये होगा, N होगा, फिर R होगा यहाँ पे, फिर ये U होगा, ठीक है, फिर यहाँ पे E होगा, फिर M होगा, और फिर एक बचेगा जो B होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे SNRUEMB यहाँ पे देखिएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे C बिल्कुल ये राइट उत्तर हो जाएगा आपका, ठीक है। अगला सवाल यहाँ पे करंट अफेयर से सवाल था, पूछ रहा है सवाल आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा 3 मई 2023 से मणिपुर में जाति हिंसा का महत्वपूर्ण कारण था। तो जाति हिंसा का महत्वपूर्ण कारण आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ पे देखिएगा दिया गया है, कुकी समुदाय के लिए आरक्षित नौकरियों में मैती समुदाय का हिस्सा दिया जाना, ये बिल्कुल सही है। मैत्यूय समुदाय के पास संसाधनों की कमी होना, ये भी है। और मैतेई समुदाय को जनजाति का दर्जा दिया जाना, ये भी सही है। तो जो यहाँ पे आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, ये बिल्कुल ये राइट आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। 134 नंबर सवाल पूछा गया है कि हमारे राष्ट्र को मुख्यतः राष्ट्रवाद के आधार पर निर्मित करने की राजनीतिक प्रवृत्ति का नेतृत्व भारत के निम्न में से किस पार्टी दल के द्वारा किया जाता है। उत्तर हो जाएगा भारतीय जनता पार्टी, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब 135 नंबर सवाल बहुत ही बेहतरीन सवाल है कि एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 2a और 2b है, तो इसका परिमाप क्या होगा। समचतुर्भुज आपको पता होगा, जो यहाँ पे समचतुर्भुज का विकर्ण जो होते हैं आपस में 90 डिग्री पर वो कट करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका समचतुर्भुज। ये जो एंगल बनाएगा यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, और दोनों भुजा आपस में बराबर बराबर में काटते हैं, तो बी बी हो जाएगा, ये ए हो जाएगा। तो पहला जो भुजा हो जाएगा, अगर हम इसको निकालते हैं तो यहाँ पे देखिएगा रूट अंडर में ए स्क्वायर में प्लस में बी स्क्वायर में, ठीक है। और टोटल यहाँ पे इसका सारा भुजा आपस में ये बराबर होता है, इसलिए इसका विकर्ण जो हो जाएगा 4 रूट अंडर में ए स्क्वायर में प्लस में बी स्क्वायर, ये जो हो जाएगा इसका परिमाप हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी देखिएगा। तो ये चीज़ यहाँ पे आपका दिया गया है, ठीक है। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं, 136 नंबर। 136 नंबर दोस्तों आपसे सवाल पूछ रहा है कि 24 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कच्छ की खाड़ी क्षेत्र में द्वारका को जोड़ने के लिए एक सेतु का उद्घाटन किया गया, ठीक है। उस सेतु का क्या नाम है, तो याद रखिएगा उस जो सेतु का नाम है यहाँ पे सुदर्शन सेतु नाम है, ठीक है। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं, आपसे 137 नंबर सवाल पूछ रहा है कि एक खाद्य श्रृंखला में कौन से पोषक स्तर का ऊर्जा स्तर सबसे अधिक होता है। आपको पता होगा जब एक स्तर से दूसरा स्तर में यहाँ पे जो ऊर्जा स्थानांतरित होता है वो 10% का नियम फॉलो करते हुए चलता है, लेकिन जो उत्पादक श्रेणी होता है, जो यानी कि जो पहला स्तर होता है उसमें वहाँ पर कोई भी ऊर्जा का ह्रास नहीं होता है, तो उत्पादक यहाँ पर बिल्कुल ये राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं, 138 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन से नीले लिटमस पट्ट को लाल में बदल देता है। तो आपको पता होगा जो अम्ल होता है वो नीले लिटमस पत्र को यहाँ पे लाल में बदल देता है, नीला को लाल में ये बदलता है, ठीक है। और यहाँ पे जो अम्ल के बदले जो क्षार होते हैं, वो जो क्षार होते हैं ना, वो लाल को यहाँ पे नीला में बदल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि नीले को लाल में कौन बदल देता है, तो यहाँ पे यानी कि जो सिरका होता है अम्लीय होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ये करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। 139 नंबर सवाल देखिए कि भारत देश की अधिकतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके साथ शेयर करती है। अगर कि भारत के मैप आपको ध्यान में होगा तो वहाँ पर देखिएगा बांग्लादेश के साथ जो 5 राज्यों का सीमा शेयर करती है, सबसे बेसी वहाँ पे सबसे ज़्यादा यहाँ पे शेयर करती है, लगभग 4096 किलोमीटर का जो सीमा है उसके साथ में यहाँ पे शेयर किया जाता है। तो आपको इसको अच्छे से याद रखना चाहिए, ठीक है। 140 नंबर सवाल देखिए कि निम्न में से बिहार में सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना कौन सी है। दोस्तों इस सवाल में बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्सी हुआ था जब यहाँ पे फाइनल रिजल्ट आया था, क्योंकि आप जब SCERT किताब पढ़िएगा ना तो वहाँ पे देखिएगा ना कि सोन नदी के बारे में बहुत ही बेहतरीन तरीका से चीज़ दिया गया है। डायरेक्ट वहाँ पर लिखा गया था कि सोन नदी घाटी परियोजना जो है बिहार की सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना है। लेकिन BPSC में देखिएगा, जो BPSC ने यहाँ पे राइट आंसर लिया है वो दामोदर नदी घाटी परियोजना लिया है। बहुत सारे लोग जो दोबारा यहाँ पे उसको चैलेंज भी क्वेश्चंस को किए थे, लेकिन फिर भी यहाँ पे आंसर चेंज नहीं किया गया था, इसीलिए आप लोग याद रखिएगा दामोदर नदी घाटी परियोजना, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। 141 नंबर सवाल, 141 नंबर सवाल में जैसे ही आइएगा आपसे पूछ रहा है कि 2x + 3y, यहाँ पे दे रहा है 2x प्लस में 3y बराबर में 77, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए 3x प्लस में 2y बराबर यहाँ पे 73 दिया गया है। तो x और y के वैल्यू निकालना है कि क्या होगा x y का वैल्यू। देखिए इस प्रकार के सवाल में एक तो क्या कर सकते हैं आप, नॉर्मली जिस तरीके से समीकरण को हल करते हैं उस तरीका से बना सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि आप ऑप्शंस के थ्रू देखकर वहाँ पे बनाएं। तो पहले इस तरीका के सवाल में सबसे जो बेहतर और आसान मेथड होता है वो ऑप्शन पुट करके देखिए। तो हम सबसे लास्ट से ऑप्शन पुट करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं
पहला x के वैल्यू 13 और 17 रखने पर तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 13 दूनी के 26 और 17 तिया 51। अगर कि हम करके देखते हैं तो कितना आ जाएगा 6 1 7 और 5 और 2 7, ये यानी कि यहाँ से ये अगर देखिएगा तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आ रहा है, तो ये यहाँ पे राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल की तरफ जैसे ही आइएगा आपसे पूछ रहा है कि निम्न में से किस संविधान संशोधन ने भारत न्यायपालिका को संसद के अधीन बना दिया था। तो यहाँ पे जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, उसके बारे में ये चीज़ बोला जाता है। 1976 के बारे में याद रखिएगा, जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था उसमें यहाँ पे 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। कितना? 10 मौलिक कर्तव्यों को ये जोड़ा गया था। साथ ही साथ इसको लघु संविधान भी बोला जाता है, आप लोग इसको भी याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे समझिए कि 42वां संशोधन को ही केवल लघु संविधान बोला जाता है। ठीक है, अगला सवाल देखिए कि किस क्षेत्र को चीन अपना पवित्र क्षेत्र होने का दावा करता है। तो जो ये पवित्र क्षेत्र होने का दावा करता है वो ताइवान मतलब को करता है यहाँ पे। ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल है कि छितरे हुए वृक्षों वाले घास के मैदान क्या कहलाते हैं। तो यहाँ पे जो घास के मैदान जो होते हैं, छितरे हुए वृक्ष जिसमें पाए जाते हैं, उसको यहाँ पे सवाना बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा आपका। ठीक है, अगला सवाल यहाँ पे 145 नंबर क्वेश्चंस 145 नंबर क्वेश्चंस को देखिए आप लोग, क्या पूछा गया है आपका TRE 3 में कि 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने किया था। तो सबसे पहले यहाँ पे याद रखिएगा 1885 ईस्वी के अंतर्गत में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होता है वो स्थापना किया जाता है एओ ह्यूम के द्वारा स्थापना किया जाता है। और जो उसके प्रथम अध्यक्ष होते हैं वो WC बनर्जी प्रथम अध्यक्ष होते हैं। ये दोनों चीज़ आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। तो ऑप्शन में देखिएगा तो किसी को नहीं दिया गया, तो ऑप्शन नंबर ई यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका होगा। ठीक है, यहाँ पे गणित का सवाल दिया गया है कि अंदर और 2 और इतना मान दिया गया, तो इस तरीका से हमको ऐसा सवाल को ना मान के बनाइए, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं। तो उसको कैसे लिख सकते हैं 2 रूट अंडर में a प्लस में b के होल स्क्वायर माइनस में 2ab, इसको लिख सकते हैं इस तरीका से। ठीक है, तो नीचे में कर देंगे तो क्या आ जाएगा a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिएगा a प्लस बी के होल स्क्वायर दिया गया है, तो जब हम a प्लस बी के होल स्क्वायर में यहाँ पे इसको तोड़ेंगे तो प्लस 2ab आएगा या माइनस 2ab आएगा। तो यहाँ से ये कट जाएगा, ये दोनों चीज़ यहाँ से कट जाएगा। तो इसको कटने के बाद यहाँ पे देखिएगा तो क्या हो जाएगा, फिर हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर, ये हो जाएगा, और नीचे में भी हो जाएगा a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। तो ये यहाँ से a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर खत्म हो जाएगा, बच जाएगा 2। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 147 नंबर सवाल 147 नंबर सवाल आपसे पूछ रहा है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना न्याय की गारंटी देता है। इसका तात्पर्य है कि भारत अपने जनमानस को अनुमति देता है अपने प्रतिनिधियों के निर्वाचन का बिल्कुल सही, मूल अधिकार रखने का बिल्कुल सही, निर्णय निर्माण में भागीदारी का बिल्कुल सही। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, देखिए जो भारत का संविधान का प्रस्तावना है ना, उसमें 3 तरह का न्याय के बारे में यहाँ पे बात किया गया है। 3 तरह के कौन कौन सा न्याय है? एक होता है सामाजिक न्याय, ठीक है, सामाजिक न्याय, उसके बाद आर्थिक न्याय, ठीक है, आर्थिक न्याय, और उसके बाद एक होता है राजनीतिक न्याय। तो ये सारा चीज़ जो है ना 3 तरीका का न्याय ये पूछा जाता है, इसलिए आप लोग याद रखिएगा इस सारे चीज़ों को। ठीक है, अगला सवाल 148 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि भारत के किस उत्तर पूर्वी राज्य में जनजातीय जनसंख्या की अधिकतम संकेंद्रण पाया जाता है। तो कहाँ पे पाया जाता है? तो वो मिजोरम में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ये करेक्ट आंसर होगा, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 149 नंबर सवाल होता है कि उल्टे एवं सीधे दोनों प्रकार के पारिस्थितिक पिरामिड किस में पाए जाते हैं। आपको पता होगा कि जो पारिस्थितिक पिरामिड होते हैं, जो फूड चेन होता है, वो एक दिशीय चलता है, किसी भी दिशा में एक दिशा में चलता है। लेकिन यहाँ पे संख्या का पिरामिड और जीव भार का पिरामिड जब देखिएगा तो ये दोनों दिशा में चलते हैं, ये अपवाद में आते हैं। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल इसका राइट उत्तर होगा। ठीक है, और लास्ट नंबर सवाल देखिए 150 नंबर सवाल 150 नंबर सवाल आपसे पूछा गया है कि मुंबई और नवी मुंबई को जोड़ने वाली अटल सेतु की कुल लंबाई कितनी है। तो जो अटल सेतु की कुल लंबाई है, जिसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था, 21.8 किलोमीटर यहाँ पे किया जाता है। ठीक है, तो कैसा लगा सेशन आप लोग जरूर से जरूर बताइएगा। टोटल जो TRE 3 में
टीआरई 3 में पीआरटी का जो भी सवाल पूछा गया था 120 क्वेश्चंस मैंने आपको यहाँ पे करा दिए। अब इसके बाद जो यहाँ पे क्लासेस स्टार्ट होंगे वो टीआरई 2 के बारे में स्टार्ट होंगे। टीआरई 3 में जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ पूछा गया था आपका 6 to 8 में चाहे हो या पीआरटी में हो या आपका पीजीटी का जनरल पेपर हो, मैंने सब कुछ यहाँ पे कवर करा दिया। मैं इसका एक प्लेलिस्ट बना दूंगा, तो प्लेलिस्ट बनाकर जाके उसका प्लेलिस्ट का जो नाम होगा वो बीपीएससी टीआरई पीवाईक्यू के करके हम नाम दे देंगे। तो वहाँ से आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो भी टीआरई में पूछा गया है जाकर वहाँ से देख सकते हैं। कैसा लगा सेशन जरूर से जरूर बताइएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा। बाय बाय।